जहाँ पर प्रियांशी और यशोधरा उन दोनों का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ चौबेपुर में स्नेहा के मुंह से शादी की बात सुनकर तारा अंदर ही अंदर टूटने लगी। उसे अब इस घर में रहने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। वो यही सोच रही थी, मेरी वो छोटी सी दुनिया कितनी खूबसूरत थी। जानती हूँ वहां पर थोड़ी कमियां थी, मनचाहा पहनने को और मनचाहा खाने को नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार के साथ कितना बेफिक्र रहती थी और खुश भी थी। लेकिन मेरी एक गलती ने मुझसे मेरा परिवार भी छीन लिया और मेरी खुशियाँ भी। मैं यहाँ इन लोगों के यहाँ जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, उनके यहाँ उनके रहमो करम पर पल रही हूँ। जिंदगी ने मुझे विनय की सच्चाई दिखाकर एक बार फिर से हंसने का मौका दिया अर्जुन के रूप में। मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरी किस्मत जानबूझकर मुझे उनके घर पर लेकर आई है। शायद मेरी जिंदगी में कुछ और अच्छा होने वाला है। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं अर्जुन को अपनी आंखों के सामने किसी और का होता हुआ नहीं देख पाऊंगी। मैं क्या करूं? मुझे मेरी गलतियों की माफी दे दो मेरे ईश्वर। मुझे मेरी खुशियां वापस लौटा दो, या तो मुझे मेरा परिवार दे दो या मेरा प्यार, जिसके सहारे मैं बची हुई अपनी जिंदगी काट सकूं। इतना सोचकर तारा फूट फूट कर एक बार फिर रोने लगी। अर्जुन अपने कमरे में आ गया था और हैरानी से अपनी माँ की बातों के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि वैसे तो माँ को दुर्जन मामा से चिढ़ थी, स्नेहा को भी वो कुछ खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जल्द से जल्द मुझे जवाब चाहिए। अभी अर्जुन अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी स्नेहा उसके कमरे में अचानक से आ पहुंची। अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, स्नेहा उसके बिस्तर पर आकर बैठ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ, कम से कम आंटी को हमारे रिश्ते की फिक्र तो हुई। अर्जुन, मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी खूब धूमधाम से हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बचपन से चाहती हूँ। तुम्हें याद है जब तुम मेरे गाँव आते थे तो हम उस आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते थे। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। आपके जाने के बाद मुझे बहुत बुरा लगता था। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचने के बाद स्नेहा से कहा, वैसे तुम कौन से दिनों की बात कर रही हो? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। जिंदगी में सिर्फ एक बार मैं अपनी नानी के घर गया था। वहाँ माँ को कुछ काम था और दुर्जन मामा तुम्हें वहाँ लेकर आए थे। कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद हम लोग वापस आ गए थे, मुझे ऐसा याद है। उसके बाद ना तो मैं तुमसे कभी मिला हूँ और ना ही मेरी माँ ने तुम लोगों के खानदान से कोई भी रिश्ता रखा है, खासतौर से मिलने जुलने का। स्नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, अर्जुन हाँ तो बस वही दिन याद है मुझे। तुम इतना नेगेटिव क्यों हो जाते हो? तुम्हें सोचना चाहिए कि अब जो भी है हमारी शादी होने वाली है। अर्जुन, मैं तुमसे एक बात पूछूं? मुझे ना तुम्हें तारा के साथ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों मुझे वो तारा बहुत चालाक लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हें चाहती है। सच कह रही हूँ अर्जुन, उससे थोड़ा दूर रहा करो। मैं अपने प्यार को किसी और के साथ देख नहीं सकती। चलो पहले की बात और थी, तब तक मुझे कुछ भी साफ साफ पता भी नहीं था, लेकिन आज तो आंटी ने अपने मुंह से कह दिया ना, तो अब तुम मुझसे दूरी बना लो। मुझे नहीं पसंद कि वो तुम्हें अपने हाथ से खाना दे, तुम्हारे कपड़े आयरन करे, तुम्हारा बिस्तर लगाए, तुम्हारे कमरे की साफ सफाई वो अपनी आंखों के सामने करवाती है। घर की खरीदारी, कपड़ों की खरीदारी, सब कुछ वो करती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इस घर की मालकिन हो और तुम्हारी होने वाली बीवी। और तुम भी अर्जुन हर छोटी बड़ी बात को लेकर उसके पास पहुंच जाते हो। तुम्हें देखकर भी ऐसा ही लगता है जैसे कोई पति जरा सा परेशान होकर सीधे अपनी बीवी के पास पहुंचकर उसे सब बातें बताता है। बिल्कुल वैसे ही तुम लगते हो। ऐसा मत किया करो अर्जुन। अर्जुन ने स्नेहा की बात सुनकर हैरानी से आंखें उठाकर उससे पूछा, क्या कहा तुमने स्नेहा? मेरा कमरा वो अपने सामने तैयार करवा दिया? स्नेहा ने बेफिक्री से कहा, तो और क्या, यही सब तो मुझे पसंद नहीं। अरे घर में 4 नौकर हैं, किसी से भी कह दे कि तुम्हारे कपड़े आयरन कर दे, तुम्हारा कमरा उषा आंटी अच्छी तरह से साफ करती हैं, फिर भी वो खड़े होकर कमियां निकालती रहती है कि अर्जुन को ऐसा पसंद है, अर्जुन को वैसा पसंद है। अरे वो कौन होती है तुम्हारी पसंद को जानने वाली? यहाँ तक कि जब सब्जी खरीदने जाती है तो भी हमेशा तुम्हारी पसंद की सब्जियां लेकर आती है। कई बार आंटी ने कहा भी है कि तारा कभी कभी हम लोगों की पसंद का भी कुछ ले आया करो, तुम तो हमेशा अर्जुन की पसंद की सब्जियां लेकर आती हो। अब तुम्हें बताओ अर्जुन, क्या ये सब अच्छा लगता है? तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हें चाहती है? अर्जुन हैरानी से स्नेहा की बातें सुन रहा था, क्योंकि एक बेफिक्र व्यक्तित्व का होने की वजह से वो कभी घर की चीजों पर ध्यान ही नहीं देता था। उसे नहीं पता था कि वो जिन कपड़ों को पहन रहा है वो तारा ने अपने हाथों से प्रेस किए हैं। उसे नहीं पता था कि वो जो खाना खा रहा है वो तारा ने उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए बनवाया। लेकिन अब स्नेहा के मुंह से ये सब सुनकर अर्जुन को बहुत अजीब लग रहा था। उसने स्नेहा से पूछा, और क्या पता है तुम्हें? और क्या करती है तारा? जब मैं ऑफिस में होता हूँ तब वो घर पर क्या करती है? स्नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या करेगी, सारा दिन तुम्हारे कमरे में बैठी रहती है। मुझे नहीं पता क्या करती है। जब घर के सारे काम निपट जाते हैं तो तुम्हारे कमरे में जाकर बैठ जाती है। मैंने तो कई बार आंटी को कहा कि अर्जुन के कमरे में क्यों बैठती है, पर आंटी ने ये कहकर बात टाल दी कि क्या फर्क पड़ता है, अर्जुन थोड़ी है वहाँ पर। अब तुम ही बताओ अर्जुन, मुझे ये सब कुछ अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मैं क्या जानूं तुम्हारे कमरे में बैठी क्या करती रहती है। एक बार उषा बुआ बता रही थी कि वो तुम्हारी तस्वीर पकड़कर तुमसे बातें कर रही थी, तुम्हारी तस्वीर से। अब तुम ही बताओ अर्जुन, कौन ऐसा करता है? अर्जुन का दिमाग खराब हो रहा था और अचानक उसके कान में तारा की पिछली बातें गूंजने लगी। बताओ अर्जुन, आपका और मेरा क्या रिश्ता है? अर्जुन जैसे ये समझने की कोशिश कर रहा था कि तारा उस दिन अपने रिश्ते के ऊपर इतना जोर क्यों दे रही थी। स्नेहा की बकबक जारी थी। लगा आखिर जो कुछ भी स्नेहा कह रही है क्या वो सच है? क्या सचमुच तारा विनय को भूल चुकी है? क्या सचमुच तारा हमें चाहने लगी है? स्नेहा की बातें अब अर्जुन के कानों को सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस तारा के ख्यालों में खोया हुआ था और उसकी पिछली बातें सोच रहा था। स्नेहा बोले जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद कुंती जी अर्जुन के कमरे में आई। कुंती जी को देखकर स्नेहा चुप हो गई और बिस्तर से खड़ी हो गई। कुंती जी ने घूरते हुए स्नेहा की तरफ देखा और फिर अचानक अर्जुन को देखकर ना जाने उन्हें क्या हुआ, उन्होंने मुस्कुराते हुए स्नेहा से कहा, अरे बेटा, अभी तो शादी होने में बहुत दिन है। अभी तो अर्जुन ने हाँ भी नहीं कही और तुमने तो अभी से अर्जुन के कमरे पर कब्जा बना लिया। लगता है अर्जुन और तुम्हारी बात हो गई है, तुम लोगों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। कुंती जी की बात सुनकर अर्जुन बिस्तर से उठकर बैठ गया। उसने कुंती जी से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अभी हमें थोड़ा समय चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। हम इतनी जल्दी अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं, हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम आपको सब कुछ बता देंगे। दूसरी तरफ नैना और प्रियांश दोनों मॉल पहुंच गए। मॉल पहुंचकर प्रियांशी ने जैसे ही नैना को देखा, उसने एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए उससे कहा, माँ ने जितनी तुम्हारी तारीफ की थी सारी झूठी तारीफ की थी। प्रियांशी के मुंह से ये सुनकर यशोधरा जी और नैना भौचक्की रह गई। प्रियांशी नैना के करीब आई और उसके दोनों गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम तो माँ की तारीफों से भी ज्यादा बढ़कर खूबसूरत हो। मेरे भाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट दुल्हन, पढ़ी लिखी, संस्कारों वाली और इतनी खूबसूरत कि जो देखे सो देखता रह जाए। सच, तभी मैं कहूँ मेरा भाई किसी ऐसी वैसी लड़की को पसंद थोड़ी कर सकता है। अगर उसने नैना जैसी लड़की को पसंद किया है तो जरूर उसमें कुछ बात होगी और तुमसे मिलकर मुझे उस बात का एहसास हो गया।
प्रियांशी की इतनी तारीफ सुनकर नैना ने आंखें झुका ली। उसने मुस्कुराते हुए प्रियांशी से कहा, दीदी आपसे तो बचपन में मिली थी, उसके बाद कभी मिलना ही नहीं हो पाया, अब मिल रहे हैं। प्रियांशी ने नैना से कहा, मैं ज्यादातर बाहर ही रही हूँ ना, शायद इसीलिए हम कभी मिल नहीं पाए, लेकिन अच्छा ही हुआ मिल नहीं पाए, अब मिलना बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें अपनी भाभी के रूप में पाकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। नैना ने तिरछी नजरों से प्रियांश की तरफ देखा। प्रियांश धीरे से मुस्कुरा रहा था। नैना और प्रियांश मॉल के अंदर जाने लगे। यशोधरा जी ने पीछे से प्रियांशी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था कि अब तुम क्या कहने वाली हो। वैसे तुम्हें देखकर ये पता चल रहा है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो और ये प्रियांश अपने पिता पर। प्रियांशी ने जोर से हंसते हुए कहा, आपको क्या लगा था कि मैं नैना की बुराई करने जा रही हूँ? वैसे मन तो था उसकी बुराई करने का, लेकिन क्या करती, लड़की में सचमुच बात तो है, देखने में भी बहुत खूबसूरत है और भगवान की कृपा से डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, तो बुद्धि में भी बहुत तेजी होगी, बात तो है इस लड़की में। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि प्रियांश और नैना, इन दोनों में कंपैटिबिलिटी तो है ही, फिर क्या परेशानी आपको? प्रियांशी की बात सुनकर यशोधरा जी ने रूखा सा मुंह बनाते हुए कहा, भले ही उस लड़की में कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, वो कितनी भी खास क्यों ना हो, लेकिन हमारी बराबरी का दर्जा नहीं रखती है। क्या तुम भूल गई हो कि वो कौन है? वो हमारी कामवाली की लड़की है और पैरों की जूती पैरों में ही शोभा देती है, सिर पर नहीं। राधिका और उसके परिवार वालों की हैसियत पैरों तक ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, उन्हें सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए फिलहाल मैंने राधिका को काम से हटा दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हम लोगों से बराबरी करने लगे। ज्यादा आना जाना रहेगा तो अपनी बेटी का ससुराल समझकर पैर फैलाने लगेगी, इसलिए उसे काम से हटा दिया ताकि वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहकर अपनी औकात ना भूले। यशोधरा जी की बात सुनकर प्रियांशी हैरानी से उनका चेहरा देखने लगी। उसने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा, वैसे एक बात कहनी पड़ेगी माँ, आपके अंदर नवाबी खून है, तभी आप ऐसी बातें करती हैं। चलिए, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए, मुझे क्या है, मैं तो कुछ दिन यहाँ हूँ, दोबारा फिर अमेरिका चली जाऊंगी। मैंने डैडी को कह दिया कि हमारा बिजनेस में वहाँ भी एक्सपैंड करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये भारत समझ में ही नहीं आता, हर तरफ धूल मिट्टी और जबरदस्ती की भीड़। अभी यशोधरा जी और प्रियांशी बात कर ही रही थी कि नैना और प्रियांश ने पलटकर उनकी तरफ देखा। उन्होंने उनसे कहा, आप लोग कितने पीछे क्यों रह गए? जल्दी चलिए, शॉपिंग जल्दी खत्म करनी है, नैना को घर जाकर पढ़ाई करनी है। यशोधरा जी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अब ये मुसीबत और है, हर रोज इसका ये ड्रामा सुनना पड़ेगा कि इसे पढ़ाई करनी है। प्रियांशी ने हंसते हुए कहा, डॉक्टर बहू ला रही हो, कोई हंसी खेल थोड़ी है, चलो अब जल्दी चलो, वरना उन दोनों को शक हो जाएगा कि हम उनके पीछे पीछे क्या बातें कर रहे हैं। प्रियांशी और यशोधरा जी प्रियांश और नैना के साथ आगे जाने लगे। प्रियांश ने नैना से कहा, तुम्हें जो कुछ भी पसंद हो अपनी पसंद से ले लो। नैना ने अपनी आंखें तिरछी करते हुए कहा, क्यों, तुम अपनी पसंद से कुछ नहीं दिलाओगे? प्रियांश ने नैना की तरफ देखते हुए कहा, ओह नैना, प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग लाइक माय रियल वाइफ, यू आर नॉट माय रियल वाइफ। नैना ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तो फिर ठीक है, मैं प्रिटेंड करना बंद कर देती हूँ, सबको बता देती हूँ कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रही है। नैना के मुंह से ये सुनकर प्रियांश ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पसंद से कपड़े दिलवाता हूँ, प्लीज नैना ऐसा मत करो ना, तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो। नैना ने प्रियांश से कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, मैं चली जाती हूँ। और ऐसा कहकर नैना जाने लगी। प्रियांश ने जोर से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। नैना को धक्का लगा और नैना प्रियांश से जाकर लिपट गई। नैना और प्रियांश को इस तरह से देखकर यशोधरा जी की आंखों में एक अजीब सी चीज थी। उधर सुहाना अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग के लिए आई थी। नैना और प्रियांश को इस तरह से देखकर वो हैरान रह गई। हालांकि प्रियांश ने उसे ये बताया तो था कि वो नैना के साथ 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहा है, लेकिन इस दृश्य को देखकर सुहाना का दिमाग खराब हो गया। वो घूर घूर कर प्रियांश को देख रही थी और प्रियांश नैना को। नैना और प्रियांश एक झटके से एक दूसरे से दूर हो गए। फिर जैसे ही उन दोनों ने देखा कि प्रियांशी उन दोनों को देख रही है, एक बार फिर प्रियांश ने नैना के गले में हाथ डालते हुए कहा, दीदी दिख रही है, प्लीज थोड़ा सा ड्रामा करना होगा। प्रियांश ने नैना का हाथ पकड़ लिया और वो दोनों मॉल में घूमते हुए शॉपिंग करने लगे। नैना और प्रियांश को इतने प्यार से एक दूसरे के साथ देखकर सुहाना को झटका लगा। वो मन ही मन सोचने लगी कि कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज असली मैरिज में तब्दील ना हो जाए। प्रियांश और नैना को एक साथ मॉल में देखकर सुहाना को बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर प्रियांश और नैना जानबूझकर सबको दिखाने के लिए हंस कर बातें कर रहे थे और शॉपिंग कर रहे थे। नैना ने अपने घर के लिए अच्छे से शॉपिंग की और फिर उसने धीरे से प्रियांश के कान में कहा, ये सारी शॉपिंग के पैसे मैं तुम्हें लौटा दूंगी, अपना बिल बना लेना। जो पैसा आपके घर वाले इस शादी पर मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं, वो सारा पैसा मैं तुम्हें लौटाऊंगी। अभी नहीं, एक बार मुझे डॉक्टर बन जाने दो, उसके बाद। प्रियांश ने नैना की तरफ देखते हुए पूछा, अभी ये सब बातें करनी जरूरी है क्या? नैना ने धीरे से प्रियांश से कहा, जरूरी है तभी कहा, तुम्हारा क्या पता तुम इस बात का भी एहसान जताने लगो, क्योंकि तुम अपने पैसों का हर वक्त हिसाब किताब रखते हो। मुझे लगा अभी भी तुम्हारे दिमाग में यही सब चल रहा होगा कि बेकार में तुम्हें मेरे और मेरे परिवार के ऊपर इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। प्रियांश ने नैना से कहा, तुम हमेशा ऐसी जहर उगलती हो ना। नैना ने प्रियांश से कहा, हाँ, तुम जैसे जहरीले लोगों के ऊपर जहर ही उगलना ठीक रहता है, ताकि तुम लोगों को तुम्हारी असलियत पता चलती रहे। अब बस बहुत हुआ। नैना ने भी गुस्से से प्रियांश की तरफ देखते हुए पूछा, अभी बहुत काम हुआ प्रियांश, तुम्हें याद है घर पर मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुमसे जो भी करवाना चाहूंगी वो तुम करोगी, याद है ना, या भूल गए? प्रियांश ने सपकाते हुए कहा, हाँ हाँ सब याद है, कुछ भी नहीं भूला, और मैं वो आदमी नहीं हूँ जो वादा करके भूल जाऊँ। बोलो क्या करना है तुम्हें? गहने खरीदने होंगे या फिर मेकअप का सामान? लड़कियों का तो बस यही सब फेवरेट होता है। नैना ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, ओह प्लीज प्रियांश, वो अभी मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें क्या करना है। अभी नैना और प्रियांश बातें कर ही रहे थे कि तभी नैना की नजर स्टोर में घुसती हुई सुहाना पर गई। नैना की आंखें सुहाना को देखकर चमक गई। वो मन ही मन सोचने लगी, वैसे इसे भी बहुत घमंड है अपनी अमीरी का, इसे भी चिढ़ाकर मुझे बहुत मजा आएगा। हालांकि मैं जानती हूँ कि प्रियांश ने इसे सब कुछ बता दिया होगा कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रही है, लेकिन फिर भी मजे लेने में क्या फर्ज है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि प्रियांश के साथ मुझे देखकर इसे बहुत जलन होती है। जैसे ही सुहाना अंदर आई, जानबूझकर वो प्रियांश के सामने वाले काउंटर पर जाकर खड़ी हो गई और सामान देखने लगी। प्रियांश की नजर अभी भी सुहाना पर नहीं पड़ी थी, लेकिन सुहाना की नजर प्रियांश पर ही थी। नैना ने जैसे ही सुहाना को देखा, वो प्रियांश के पास गई और उसके पास जाकर धीरे से कहा, तो चलो अब वक्त आ गया मेरी विश पूरी करने का। प्रियांश ने नैना से पूछा, अब बोलोगी भी या बार बार बस एक ही बात को रिपीट करती रहोगी? नैना ने प्रियांश से कहा, चलो मेरी कमर में हाथ डालो। प्रियांश ने हैरानी से नैना की तरफ आंखें फाड़कर देखते हुए पूछा, पागल हो गई हो क्या? क्या बकवास कर रही हो? मैं क्यों आपकी कमर में हाथ डालूंगा? नैना ने प्रियांश से कहा, जैसा कह रही हूँ वैसा करो, वरना अभी तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी।
प्रियांश ने गुस्से से नैना से पूछा, पर ये क्या हरकत है नैना, सब हमारी तरफ देख रहे हैं, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। नैना ने प्रियांश से कहा, तुम्हें कब से लोगों की चिंता हो गई, तुम तो खुलेआम लड़कियों के साथ घूमती रहती हो, मैं फिर भी तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ, फिर मुझसे क्या शर्माना। चलो अब डालो मेरी कमर में हाथ और मुझे यहीं पर सबके सामने प्रपोज करो। नैना की यह हरकत देखकर प्रियांश हैरान रह गया। उसने नैना से पूछा, क्या मतलब है आपका, मैं क्यों तुम्हें प्रपोज करूंगा। नैना ने अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, क्योंकि हमारी शादी होने वाली है और तुमने अभी तक मुझे प्रपोज ही नहीं किया, अब जल्दी से करो वरना तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को सब कुछ बता दूंगी। और ये लो अंगूठी। प्रियांश ने दांत पीसते हुए नैना की तरफ देखा। नैना ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, चलो जल्दी करो, कहीं मेरा मूड चेंज ना हो जाए। नैना की हरकत देखकर अब प्रियांश के पास और कोई चारा नहीं बचा था। वो खड़ा हुआ और उसने प्यार से नैना की कमर में हाथ डालते हुए उससे कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो नैना। नैना की एक नजर सुहाना पर थी और दूसरी नजर प्रियांश के ऊपर। प्रियांश नैना की आंखों में आंखें डालकर उससे कह रहा था, सचमुच नैना तुम बहुत खूबसूरत हो। पता नहीं ये बात कहने में मैंने तुमसे इतनी देर क्यों लगा दी। इतना कहने के बाद प्रियांश अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी जेब से अंगूठी निकालकर नैना की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, विल यू मैरी मी नैना। नैना प्रियांश को इस तरह घुटनों पर देखकर बहुत खुश हो रही थी। या शायद अंदर ही अंदर उसके दिल को ये सुकून मिल रहा था कि आज उसने प्रियांश को उसके घुटनों पर ला दिया। वो अपने अहम को संतुष्ट कर रही थी। प्रियांश अभी भी घुटनों पर बैठा हुआ था, लेकिन नैना ने अभी उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया था। उधर सुहाना हैरानी से आंखें फाड़े प्रियांश की ओर देख रही थी और यही हाल यशोधरा जी और प्रियांशी का भी था। वो दोनों भी हैरानी से प्रियांश को देख रही थी। यशोधरा जी ने प्रियांशी से कहा, ये सब क्या हो रहा है, ये प्रियांश सबके सामने ये क्या तमाशा कर रहा है। मुझे तो लगता था कि ये सुहाना को चाहता है, लेकिन धीरे धीरे देख रही हूँ ये नैना की तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित हो रहा है और आज तो हद ही हो गई, इतने लोगों के सामने ये क्या हरकत कर रहा है। प्रियांशी ने मुस्कुराते हुए कहा, देख लेना माँ, कहीं तुम्हारा दाव उल्टा ना पड़ जाए। तुम सोच रही हो कि इन दोनों में बनेगी नहीं, पर मुझे तो प्रियांश की आंखों में कुछ और ही दिखाई दे रहा है। कितने प्यार से वो नैना के आगे घुटने टेक कर बैठा हुआ है। यशोधरा जी गुस्से से प्रियांश को रोकने जा रही थी कि प्रियांशी ने उनका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, ये क्या कर रही हो माँ, अपने ही फैलाए हुए जाल में फंस रही हो, करने दो ना, अच्छा ही है, लोगों को शक नहीं होगा। और रही बात नैना और प्रियांश से प्रेम की, तो हम दोनों है ना, कहाँ किसी को कभी प्यार से रहने दिया जो इन दोनों को रहने देंगे। प्रियांश की बात सुनकर यशोधरा जी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन इधर कोई और था जिसका गुस्सा पूरे चरम पर था और वो थी सुहाना। प्रियांश और नैना को देखकर उसे इतना तेज गुस्सा आ रहा था कि उसका वश नहीं चल रहा था कि वो प्रियांश के पास जाकर उससे कुछ पूछ पाती, क्योंकि उसने यशोधरा जी और प्रियांशी को उस स्टोर पर देख लिया था। वो दूर खड़ी हुई ये तमाशा देख रही थी। इधर प्रियांश घुटनों पर बैठे बैठे थक चुका था। उसने धीरे से अपने दांत पीसते हुए नैना से कहा, अब ड्रामा खत्म करे, कुछ बोलोगी भी या ऐसे ही गूंगी बनी खड़ी रहोगी। सुहाना दूर खड़ी तमाशा देख रही थी। इधर प्रियांश घुटनों पर बैठे बैठे थक चुका था। उसने धीरे से अपने दांत पीसते हुए नैना से कहा, अब ड्रामा खत्म करें, कुछ बोलोगी भी या गूंगी बनी खड़ी रहोगी। नैना ने भी धीरे से अपने होंठ दबाकर प्रियांश से कहा, थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना, तुम्हें अपने घुटनों पर देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम जैसा अमीर घमंडी आदमी मेरे आगे झुककर खड़ा हुआ है, सच बहुत अच्छा लग रहा है प्रियांश, तुम्हें इस हालत में देखकर। बस थोड़ी देर और मेरे कलेजे को ठंडक तो पहुंचने दो, उसके बाद कुछ कहूंगी। प्रियांश अंदर ही अंदर गुस्से से भर रहा था। वो मनी मन सोचने लगा, एक बार शादी हो जाने दो, फिर तुम्हें बताता हूँ, बड़ी आई मुझे घुटनों पर लाने वाली। अभी प्रियांश और नैना एक दूसरे को गुस्से से देख ही रहे थे कि तभी प्रियांश उन दोनों के पास आई और नैना से कहा, क्या हुआ नैना, क्यों मेरे भाई को तड़पा रही हो, अब तो हाँ कर दो। नैना ने झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, आपके भाई का प्यार देखकर उसे कोई मना कैसे कर सकता है भला। हाँ प्रियांश, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर नैना ने अपना हाथ प्रियांश की तरफ बढ़ा दिया। प्रियांश ने गुस्से से नैना की उंगली में अंगूठी ठूंसते हुए कहा, हो नैना, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आ रही हो। ऐसा कहकर उसने नैना को गले लगा लिया और जोर से उसके पीछे के बाल खींचते हुए धीरे से कहा, अब अगर ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नैना ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है। उसने जोर से अपना पैर प्रियांश के पैर पर मारते हुए कहा, और अगर तुमने ऐसी हरकत दोबारा की तो मैं भी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ प्रियांश। प्रियांश तिलमिलाकर रह गया। नैना की हील उसके पैर पर बहुत बुरी तरह से पड़ी थी। वैसे भी उसने स्लीपर पहने हुए थे। लगभग उसका पैर घायल होने से बचा था। उसने एक झटके से नैना को छोड़ दिया। नैना और प्रियांश गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे। प्रियांशी ने उन दोनों से पूछा, अरे क्या हुआ, अभी तो बड़ा प्यार नजर आ रहा था तुम दोनों की आंखों में, अचानक से क्या हुआ। नैना ने एक बार फिर अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, कहीं हमारे प्यार को किसी की नजर न लग जाए, इसलिए कभी कभी अपने प्यार को दुनिया से छुपाना भी पड़ता है ना, और छूटा झगड़ा दिखाना पड़ता है। प्रियांशी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई अब ये सब बातें तुम दोनों ही जानो, खैर छोड़ो, मुझे तो भूख लग रही है, चलो वहाँ सामने रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाकर आते हैं। प्रियांश ने लंगड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ चलो, मुझे भी भूख लग रही है। प्रियांश को लंगड़ाते हुए देखकर अब नैना को बुरा लग रहा था। वो प्रियांश के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लगता है कुछ ज्यादा ही जोर से लगी है तुम्हें, वैसे अच्छा ही हुआ, तुम्हें ऐसे लंगड़ाते हुए देखकर मेरे दिल को बड़ा सुकून पहुंच रहा है। प्रियांश ने जोर से नैना का हाथ दबाते हुए कहा, अच्छा ही हुआ, अब देखो ना, हाँ अच्छा ही हुआ, अब देखो ना, तुम्हें ही मेरा सहारा बनना पड़ रहा है, ये तो मेरे हक में ही रहा ना। इधर सुहाना उन दोनों को देखकर अंदर ही अंदर आग बबूला हो रही थी। जैसे ही प्रियांश और नैना रेस्टोरेंट की ओर जाने लगे, सुहाना भी पीछे पीछे जाने लगी और अचानक प्रियांश की नजर सुहाना पर पड़ गई। सुहाना को ऐसे देखकर प्रियांश हैरान रह गया। उसने एक झटके से नैना का हाथ छोड़ दिया। जैसे ही नैना ने देखा कि प्रियांश ने सुहाना को देख लिया, एक बार फिर वो जानबूझकर प्रियांश के पास गई और उसके गले में हाथ डालकर उसने प्रियांश से पूछा, क्या हुआ, अभी तो तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने में मजा आ रहा था, अब अचानक हाथ क्यों छोड़ दिया। प्रियांश ने नैना से कहा, थोड़ा दूर होकर चलो मुझसे, जंगली बिल्ली कहीं की, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कब पंजा मार दो। नैना ने हंसते हुए कहा, मरे हुए को क्या मारना, अब जब तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा उसके बाद दोबारा तुम्हें घायल करूंगी। ऐसा कहकर नैना ने जोर से प्रियांश का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि प्रियांश ने सुहाना की वजह से उसका हाथ छोड़ा है। सुहाना गुस्से से उसे देख रही थी। उसने इशारे से उसे बाहर आने के लिए कहा। प्रियांश सुहाना का इशारा समझ गया। उसने नैना से कहा, मुझे बाथरूम जाना है। नैना ने प्रियांश से कहा, बस इतनी जल्दी हार मान ली, अभी तो बहुत कुछ झेलना है तुम्हें प्रियांश, मुझसे शादी करना हंसी खेल की बात थोड़ी ना है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ, तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मेरी जान, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। प्रियांश ने गुस्से से दांत पीसते हुए नैना से पूछा, मेरा पीछा छोड़ोगी। नैना ने एक बार फिर उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था कि मॉल में हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहना, अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। फिलहाल 1 साल के लिए मैं आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। ऐसा कहकर नैना ने प्रियांश से कहा, प्रियांश के पैर में दर्द हो रहा है, शायद कहीं ठोकर लगकर चोट लग गई है, मैं बाथरूम लेकर जा रही हूँ दीदी।
प्रियांशी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, वो जेंट्स वाला बाथरूम है, उसे जाने दो, अपने आप चला जाएगा, तुम कहाँ उसके पीछे पीछे जाओगी। प्रियांशी के कहने पर नैना वहीं रुक गई और प्रियांश जैसे तैसे नैना से पीछा छुड़ाकर बाथरूम की ओर गया। सुहाना भी उसके पीछे पीछे चल दी और फिर सुहाना ने जैसे ही प्रियांश को देखा, उसने गुस्से से उससे कहा, ये सब क्या प्रियांश, तुम तो कह रहे थे कि तुम ये झूठी शादी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम उस नैना के प्यार में पागल हो चुके हो, कैसे घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज कर रहे थे। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती प्रियांश, तुम मेरे साथ नाटक कर रहे हो। प्रियांश ने सुहाना को गले लगा लिया और उससे कहा, नाटक तो हम दोनों आपस में कर रहे हैं। मैंने ही उससे कहा था कि वो मेरे साथ शॉपिंग पर आ जाए, लेकिन उसने मुझसे शर्त रखी थी कि वो एक ही शर्त पर आएगी जब मैं उसकी बात मानूंगा। मुझे लगा कि कुछ खरीदना होगा, मैंने हाँ कर दिया, लेकिन उसने यहाँ पर आकर मुझे ये सब करने को कहा। अब मैं क्या करता? अगर नहीं करता तो सबके आगे वो मेरी सच्चाई बता देती। वो मुझे ब्लैकमेल करती रहती है कि मुझे उसकी बात मजबूरी में आकर माननी पड़ती है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? सुहाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछते हुए प्रियांश से कहा, तुम नहीं जानते हो प्रियांश के दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखकर मैं तुम्हें ये सब करने दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें उसके साथ देखकर मेरा दिल बहुत जलता है। अपने प्यार को किसी और के करीब जाते हुए नहीं देख सकती हूँ मैं प्रियांश, तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ, मेरा भरोसा मत तोड़ना। प्रियांश ने एक बार फिर सुहाना को गले लगाते हुए कहा, नहीं सुहाना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, किसी और का हो भी नहीं सकता, और उस जंगली बिल्ली का तो बिल्कुल भी नहीं। लड़ाकू कहीं की, एक नंबर की बदतमीज है, बहुत घमंड है उसे। सुहाना ने प्रियांश की तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है प्रियांश जैसे तुम्हें उसकी फिक्र है? प्रियांश ने सुहाना से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी है। उस जैसी लड़की मेरे टाइप की लड़की नहीं है। मेरे टाइप की लड़की तुम हो सुहाना, जिसे मैं प्यार करता हूँ और हमेशा करूंगा। एक तरफ प्रियांश और सुहाना का मान मनावल जारी था, दूसरी तरफ चौबेपुर में अर्जुन का जवाब सुनकर कुंती जी मनी मन मुस्कुरा रही थी और अपने आप से कह रही थी, हमें तुम्हारा जवाब पता है अर्जुन, सारी दुनिया को पता है कि आप तारा को पसंद करते हैं, लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि आपको और तारा को आखिर हुआ क्या है। क्यों आप दोनों एक दूसरे से अपना प्यार छुपा रहे हैं? आप दोनों क्यों नहीं इकरार कर रहे हैं? तारा के बारे में हम फिर भी समझ सकते हैं कि वो लड़की है, वो कैसे अपना प्यार जाहिर करेगी, लेकिन अर्जुन, जहाँ तक हमें पता है आपकी जिंदगी में कोई भी नहीं है और आपकी आंखों में पहले दिन से हमने तारा के लिए हमदर्दी देखी है। धीरे धीरे वो हमदर्दी दोस्ती में बदली और उसके बाद दोस्ती से बढ़कर भी हमें आपकी आंखों में कुछ नजर आने लगा, लेकिन हैरानी हमें इस बात की है कि आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि आप तारा को चाहने लगे हैं। कुंती जी मन ही मन विचारों में खोई हुई थी और स्नेहा हैरानी से अर्जुन का चेहरा देख रही थी। स्नेहा ने अर्जुन के हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो अर्जुन? क्या सचमुच तुम हमारी शादी के लिए सोचकर बताओगे? क्या तुम्हें अभी भी मेरे प्यार पर यकीन नहीं आया? अर्जुन ने अपना हाथ स्नेहा के हाथ से हटाते हुए कहा, स्नेहा हमें माफ करना, लेकिन हमने कभी भी आपके लिए ये सब महसूस नहीं किया। अब अचानक इतना कुछ सुनकर ऐसे कैसे हम हाँ करते? हमें थोड़ा समय चाहिए। अब काफी रात हो गई है, हमें लगता है कि आपको अपने कमरे में जाना चाहिए, हमें भी आराम करना है। अर्जुन की बात सुनकर स्नेहा मुंह उमेटती हुई कमरे से बाहर निकल गई। कुंती देवी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। स्नेहा के जाने के बाद वो बिस्तर पर आकर बैठ गई। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, आपको क्या हो गया है अर्जुन? आप कुछ समय से कुछ बदले बदले नजर आते हैं। अर्जुन ने अपनी माँ की गोद में सिर रख लिया और फिर उनसे कहा, हमें कुछ भी नहीं मालूम, हम कुछ भी नहीं जानते हैं कि हमें क्या हुआ है, हम बस अंदर से बहुत परेशान हैं। अर्जुन की बात सुनकर कुंती जी ने हैरान होते हुए उनसे पूछा, लेकिन आप परेशान किस वजह से हैं? आखिर ऐसा भी क्या हुआ? अर्जुन ने कुंती जी से कहा, हम दुविधा में हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, हम कोई निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे। कुंती जी ने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर आप दुविधा में हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उसके बाद अपनी उस दुविधा के बारे में सोचिए। सबसे पहले आपकी आंखों के सामने जो दृश्य आएगा, आपके जीवन का सच भी वही है और आपकी दुविधा का हल भी वही है। कुंती जी की बात सुनकर अर्जुन आंख बंद करके उनकी गोद में लेकर आ और न जाने कब उसकी आंख लग गई। कुंती जी ने धीरे से उसका सिर तकिए पर रखा और कमरे से बाहर आ गई। चेहरे पर आज तसल्ली के भाव थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज उन्होंने अर्जुन के सामने स्नेहा के रिश्ते की बात करके अर्जुन के दिल में एक कसक जगा दी थी। तारा सुबह सुबह उठी, लेकिन वो बहुत परेशान थी। वो सुबह उठकर सीधे रसोई में आ गई। इस तरह तारा को रसोई में देखकर कुंती जी ने उसे छिड़कते हुए कहा, तुम्हें क्या, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। तारा ने कुंती से कहा, कोई बात नहीं माँ जी, कब तक आराम करूंगी? आराम करके मेरा मन उकता गया है, कमरे में अकेले बैठे बैठे क्या करूं? कुंती जी ने तारा से कहा, तो कोई बात नहीं, आप दादाजी के साथ बैठकर बातें करिए। तारा ने कुंती जी से कहा, नहीं, मैं यही ठीक हूँ आपके साथ। कुंती जी ने तारा के हाथ को पकड़ते हुए पूछा, हमारे बगैर तुम्हारा मन नहीं लगता है ना? तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी आदत जो पड़ गई है, अब जब यहाँ से चली जाऊंगी तो सबसे ज्यादा याद तो आपकी ही आएगी। सारा दिन आपके साथ रसोई में रहती हूँ और बचे कुछ टाइम में हम बाहर दादाजी के साथ बैठकर बातें करते हैं। ये सब बातें बहुत याद आएंगी। तारा के मुझसे ये सुनकर कुंती जी ने हैरान होते हुए पूछा, ये सब क्या कह रही हो? कहाँ जा रही हैं आप? तारा ने कुंती जी से कहा, जाना तो होगा ही, यहाँ कब तक रह सकती हूँ? आप लोगों से कोई रिश्ता थोड़ी है। अब वैसे भी स्नेहा इस घर की बहू बनने वाली है और मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद करती है। अर्जुन से शादी के बाद वो मुझे यहाँ रहने भी नहीं देगी, इसलिए मैंने खुद ही सोचा है कि मैं जल्द से जल्द अपना इंतजाम कहीं और कर लूँ। तारा के मुझसे ये सुनकर कुंती जी के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने तारा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें कौन पसंद करता है और कौन नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि तुम्हारे बगैर इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हम तो तुम्हारे बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इन कुछ महीनों में तुम्हारी इतनी आदत पड़ गई है कि जिस दिन तुम सुबह हमारे पास नहीं आती हो, हमें ऐसा लगता है कि आज सुबह ही नहीं हुई है। कुंती जी की बात सुनकर तारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुंती जी का हाथ पकड़ते हुए पूछा, लेकिन आप मुझे इतना प्यार क्यों करती हैं? आखिर हमारा रिश्ता क्या है? कुंती जी ने तारा से कहा, हमें नहीं पता कि हमारा क्या रिश्ता है, शायद पिछले जन्म का कोई रिश्ता होगा, वरना ऐसे ही कोई दिल को थोड़ी भा जाता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता जुड़ जाए, पर पता नहीं बात कहाँ आकर रुक रही है। कुंती जी के मुंह से ये सुनकर तारा ने हैरान होते हुए पूछा, अभी क्या कह रही है माँ जी? मेरा आपसे कोई रिश्ता कैसे हो सकता है? कुंती जी ने हड़बड़ाते हुए कहा, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है बेटा, बस समझ की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में समझ की ही कमी है। हमारे घर पर सभी को बस सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। पता नहीं इतनी नासमझी आई कहाँ से है। एक हमारे अर्जुन है, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता है, और एक आप है, आपको भी कुछ समझ नहीं आता है। हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर परेशानी कहाँ है।
इससे पहले कि कुंती जी तारा से और कुछ कहती, दादाजी रसोई में आ गए। उन्होंने तारा को सामने देखकर उससे कहा, अरे बेटा, आपको अभी आराम करना चाहिए, जाइए आप अपने कमरे में आराम करिए। बहू, आप जरा हमें एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए। देखिए, पुच्चू भी उठकर आ गए हैं, आंगन में बैठे हुए हैं, उनकी तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रात भर सोए ना हो। हमने उनसे पूछा भी कि क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि दादाजी रात भर नींद नहीं आई। अब आप ही बताइए कि उनके जीवन में ऐसी क्या समस्या है जो उन्हें रात भर नींद नहीं आती है। बहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पुच्चू को किसी से प्रेम हो गया हो। दादाजी ने कुंती से पूछा, बहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पुच्चू को किसी से प्रेम हो गया हो। कुंती जी ने दादाजी की आंखों में देखते हुए कहा, बाबूजी, अब अगर ऐसा भी है तो आप खुद ही उनसे क्यों नहीं पूछ लेते, वो हमें तो कुछ बताएंगे नहीं। दादाजी ने तारा की ओर देखते हुए कहा, अरे भाई, अब इस उम्र में हम उनसे ये सब पूछेंगे तो क्या अच्छा लगेगा, और हमें लगता है कि वो हमें कुछ बताएंगे भी नहीं। तारा बिटिया, आप क्यों नहीं पूछ लेती हमारे पुच्चू से कि उनको हुआ क्या है, आजकल उन्हें रात को नींद क्यों नहीं आती। तारा ने अपनी आंखें झुकाते हुए दादाजी से कहा, मुझे नहीं लगता है दादाजी कि वो मुझे कुछ बताएंगे। अगर उन्हें बताना होता तो काफी पहले ही बता दिया होता। क्या पता उनकी जिंदगी में कोई हो और वो उसी की वजह से परेशान हो। शायद आप पूछें तो आपको बता दे। तारा की बात सुनकर दादाजी सोच में पड़ गए। उन्होंने कुंती जी से कहा, अच्छा चलिए बहू, आप बाहर ही चाय ले आइए, हम अर्जुन और तारा बाहर बैठे हैं। कुंती जी ने दादाजी से पूछा, आप बात करिएगा अर्जुन से। दादाजी ने हाँ में सर हिलाया और आंगन में जाकर बैठ गए। अर्जुन अभी भी आधी नींद में था। तारा उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। तारा को देखकर अर्जुन ठीक से उठकर बैठ गया और उसने उससे कहा, अरे, आप इतनी सुबह सुबह उठकर क्यों बैठे हैं, आपको अभी आराम करना चाहिए था। तारा ने बिना अर्जुन की तरफ देखे उससे कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तारा के ऐसे खिंचे हुए शब्द सुनकर अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। साथ ही साथ दादाजी भी तारा का चेहरा देखने लगे। जैसे ही तारा को ये एहसास हुआ कि उसने अर्जुन से ये क्या कह दिया है, वो वहां से उठकर जाने लगे। दादाजी ने तारा से कहा, कहाँ जा रही हैं आप, यहीं बैठिए, हमें आप दोनों से कुछ बात करनी है। दादाजी का चेहरा देखकर तारा वहीं बैठ गई। दादाजी ने तारा और अर्जुन से कहा, हम काफी समय से देख रहे हैं आप दोनों को, और सच कहें तो हमें ऐसा लगता था जैसे आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन आप दोनों की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नापसंद करते हैं। आप दोनों ही किसी दूसरे को पसंद करते हैं, क्या ये सच है। दादाजी के मुंह से ये सुनकर अर्जुन हैरानी से उनका चेहरा देखने लगा। उसने दादाजी से पूछा, सुबह सुबह क्या बातें लेकर बैठ गए हैं दादाजी। दादाजी ने अपनी आंखें गुस्से से चढ़ाते हुए कहा, हम आपसे जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई है। अर्जुन ने अपनी आंखें नीचे झुकाते हुए दादाजी से कहा, था, लेकिन अब नहीं है। दादाजी ने तारा की ओर देखते हुए कहा, अब आपकी बारी है, आप कुछ बताएंगे अपने बारे में। तारा आंखें झुकाए बैठी हुई थी। अर्जुन ने दादाजी से पूछा, आप तारा से ऐसी बात क्यों कर रहे हैं दादाजी। दादाजी ने अर्जुन से गुस्से से कहा, आप चुप रहिए, हमें उससे बात करने दीजिए, हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं और उन्हें इस बात का जवाब देना होगा। बताइए तारा, क्या आप किसी को पसंद करती हैं। तारा ने ना में सर हिला दिया। दादाजी ने तारा से कहा, तो बस ठीक है, आप किसी को पसंद नहीं करती हैं। अर्जुन किसी को पसंद करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, मतलब कि आप दोनों की ही जिंदगी में कोई नहीं है। तो हमने एक फैसला किया है और आप दोनों को वो फैसला मानना होगा। दादाजी की बात सुनकर तारा और अर्जुन हैरानी से दादाजी की तरफ देखने लगे। दादाजी ने तारा और अर्जुन से कहा, बहू को आ जाने दीजिए, हम अपना फैसला बहू के आने पर ही सुनाएंगे। दादाजी के मुंह से ये सुनकर अर्जुन और तारा हैरानी से उनका चेहरा देखने लगे। दादाजी ने कुंती जी को आवाज लगाते हुए बुलाया। कुंती जी चाय की ट्रे लेकर आंगन में आ गई। दादाजी ने कुंती जी की तरफ देखते हुए कहा, आओ बहू, यहाँ बैठो, हमें कुछ बात करनी है आप सबसे। कुंती जी हैरानी से दादाजी का चेहरा देखने लगी। दादाजी ने कुंती जी से पूछा, क्या आपको पता है कि ये दोनों ही किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इन दोनों के मन अभी रिक्त हैं और रिक्त हृदय को भरने के लिए प्रेम की जरूरत होती है। हम तुम्हारी हाँ भी सुनना चाहते हैं। कुंती जी ने हैरानी से दादाजी की तरफ देखते हुए पूछा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबूजी, आप क्या कहना चाहते हैं। दादाजी ने कुंती जी को समझाते हुए कहा, अरे बहू, ये बात तो हमारे दिल में बहुत समय से थी, लेकिन हमें ये लग रहा था कि जो गलती हम अपने अतीत में कर चुके हैं, कहीं वही गलती दोबारा ना दोहराई जाए, इसलिए हम कुछ भी कहने से पहले सोच समझ रहे थे, हर चीज का बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे। और अब जबकि हमें ये पता चल चुका है कि इन दोनों बच्चों की जिंदगी में कोई भी नहीं है, तो हमने ये फैसला किया है कि क्यों ना इन दोनों बच्चों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। दादाजी की बात सुनकर कुंती जी हैरानी से उनका चेहरा देखने लगी। उन्होंने अर्जुन और तारा की तरफ देखा। तारा और अर्जुन हैरानी से दादाजी का चेहरा देख रहे थे। अर्जुन ने कुर्सी से खड़े होते हुए कहा, आप ये क्या कह रहे हैं दादू, आपने बिना तारा से पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। क्या आप जानते नहीं है कि तारा हमारे यहाँ बस एक मेहमान की तरह है, उनकी रजामंदी होना बहुत जरूरी है। दादाजी ने गुस्से से अर्जुन का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे दोबारा कुर्सी पर बैठा दिया और उससे कहा, आपको हमारे बड़ों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, हमने आपको देख लिया है, आप निहायत ही उल्लू हैं। अगर आपको बातें समझ आ रही होती तो बात इतनी नहीं बढ़ती, अब तक तो हम आपके बच्चे को गोद में खिला रहे होते। दादाजी की बात सुनकर अर्जुन अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालकर घूर घूर कर दादाजी को देखने लगा। तारा ने अपनी आंखें नीचे झुका ली। दादाजी ने तारा की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ तो आप बताइए बेटा जी, आपका क्या कहना है, हम जो कुछ भी कह रहे हैं क्या आपकी उसमें रजामंदी है, क्या आप हमारे नालायक पोते को अपना जीवन साथी चुनेंगी। अर्जुन से शादी के नाम पर दादाजी की बात सुनकर तारा पहले तो कुछ नहीं बोली, फिर उसने धीमे से अपना सिर उठाकर दादाजी से कहा, पर दादाजी, एक मेरी अकेले यहाँ से क्या होगा, अर्जुन को भी तो तैयार होना चाहिए। और दूसरी बात, माँ जी कल रात को ही अर्जुन की शादी स्नेहा से करने की बात कर रही थी, तो मुझे नहीं लगता है कि माँ जी भी इस बात के लिए तैयार होंगी। तारा की बात सुनकर कुंती जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वो तो हम इस नालायक का दिमाग ठिकाने लाने के लिए कर रहे थे, क्योंकि हमें इनका कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जिंदगी भर बेवकूफ ही बने रहेंगे, ना इन्हें अपनी भूख का अंदाजा होता है, ना अपनी भावनाओं का। भगवान जाने कब तक बच्चे बने रहेंगे। अभी इन्हें किसी से मारधाड़ करने के लिए कह दूं तो तुरंत 4 लड़कों को पीट कर आ जाएंगे। वो इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन अपने प्यार की भावना को जाहिर करना इन्हें नहीं आता। अब इन जैसी मोटी बुद्धि को क्या कहा जाए।
हमें तो बहुत समय से लग रहा था कि आप हमारे घर की बहू बनने के लिए बिल्कुल सही हैं, लेकिन ऐसे बिना अर्जुन की मर्जी जाने हम हाँ करने के लिए आप लोगों से बात करने से डर रहे थे। लेकिन अब हमें लगता है कि अर्जुन तो बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहेंगे, ये हमेशा बच्चे ही रहेंगे। जैसे बचपन में हम इनके लिए अपनी पसंद से खिलौने खरीद कर लाते थे, वैसे ही दुल्हन भी हमें अपनी ही पसंद से लानी होगी। कुंती जी की बात सुनकर तारा धीरे से मुस्कुराई और उसने आंखें नीचे झुका ली। अर्जुन हैरानी से कभी दादाजी को तो कभी कुंती जी को देख रहा था। उसने गुस्से से एक बार फिर कुर्सी से खड़े होकर कुंती जी से कहा, आप ये क्या कह रही हैं? आप हमें बेवकूफ कह रही हैं। आपने हमें मोटी बुद्धि कहा, और दादाजी आपने आपने हमें नालायक और ना जाने क्या क्या कहा। आप लोग हमारी ये बुराई तारा के आगे कर रहे हैं। और माँ, दादाजी, आप लोगों को ये क्यों लगता है कि तारा हमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या आप तारा के बारे में जानते नहीं हैं? अर्जुन के मुंह से ये सुनकर दादाजी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए अर्जुन से कहा, चुप हो जाओ मूर्ख कहीं के, ये समय ऐसी बातें करने का नहीं है। हम सब कुछ जानते हैं, अतीत सबका होता है, अतीत तारा का भी था, लेकिन हमारे ख्याल से तारा अपने अतीत को भूल चुकी है। दादाजी के मुंह से ये सुनकर तारा ने हैरानी से उनका चेहरा देखा और फिर अर्जुन की तरफ देखने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें नीचे झुका ली। कुंती जी ने तारा को ढांढस बंधाते हुए कहा, बेटा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। असल में जब आपके माँ बाप 1 महीने के बाद भी वापस नहीं आए तो हमने ही अर्जुन से पूछा था। वो क्या है ना बेटा, हम लोगों ने बाल धूप में सफेद तो किए नहीं है। एक लड़की के हाव भाव, उसकी उदासी देखकर पता चल जाता है कि वो किन परेशानियों से, मानसिक तनाव से गुजर रही है। हमने अर्जुन से आपके बारे में पूछा था। पहले तो ये बहुत नानुकुर कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने हमें बताया कि आप अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती करके यहाँ आई हैं। बेटा, हम क्या कहते हैं, हमने भी दुनिया देखी है। आपका चेहरा देखकर, आपका चाल चलन देखकर हमें इतना तो पता चल गया था कि आपने गलती से एक नादानी की है, लेकिन आप दिल की बुरी नहीं है। आप एक बहुत ही संस्कारी परिवार की बच्ची लग रही हैं। लग क्या रही हैं? आप हैं ही किसी संस्कारी परिवार की लड़की। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। अर्जुन ने हमसे आपके बारे में कुछ भी कहने के लिए मना किया था, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि आप एक ना एक दिन उस नालायक लड़के को भूल ही जाएंगी। और हुआ भी भाई। पिछले 4-5 महीने से हम आपको देख रहे हैं। हम आपकी आंखों में अर्जुन के लिए प्यार देख सकते हैं। अब आप ही बताइए, क्या हम गलत कह रहे हैं? तारा ने कुंती जी की तरफ देखा और उसकी आंखें भर आई। फूटकर कुंती जी के पैरों पर पड़ गई। कुंती जी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। दादाजी ने खड़े होकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप अपने आप को सजा मत दीजिए बेटा। गलती हर किसी से होती है, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो गलती करके उसका पछतावा करे और उस गलती को दोबारा ना दोहराए। आपने अपनी गलती का बहुत पछतावा कर लिया, बहुत पश्चाताप कर चुकी हैं आप। अब आपकी खुशियों के दिन है। हम चाहते हैं कि आप अपने घर वालों का पता हमें दें। हम आपके घर वालों से मिलना चाहते हैं, उनसे आपके रिश्ते की बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सचमुच हम आपके और अर्जुन के मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप दोनों के मन में क्या है। बिना आप लोगों की मर्जी जाने हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब आप बताइए कि आप क्या चाहती हैं? तारा ने आंखें उठाकर कुंती जी की तरफ देखा और दोबारा आंखें झुका ली तथा उनसे प्यार से लिपट गई। वो शायद शर्मा रही थी कुछ भी कहने से, लेकिन कुंती जी तो उसके मन की सारी बातें जानती थी। उन्होंने धीरे से तारा का चेहरा ऊपर उठाते हुए पूछा, इसे हम आपकी शर्म समझे यहाँ? तारा एक बार फिर मुस्कुराते हुए उनसे लिपट गई। कुंती जी हंसने लगी और उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। अर्जुन हैरानी से अभी भी कभी तारा को तो कभी कुंती जी को देख रहा था। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ मारते हुए पूछा, अब आप कुछ कहेंगे भी या ऐसे ही बुत बने खड़े रहेंगे? आपको देखकर कभी कभी हमें लगता है कि आप सचमुच बहुत बड़े वाले भोंदू बसंत हैं। अभी भी कुछ समझ नहीं आया क्या आपको? अर्जुन ने अपनी आंखें झुकाते हुए दादाजी से कहा, लेकिन हो क्या रहा है? हमारी समझ से तो सब कुछ बाहर है। तारा तो कुंती जी ने तारा से कहा, बेटा जरा आप यहाँ बैठिए, हम जरा इनकी बुद्धि ठीक करते हैं। फिर ऐसा कहकर वो खड़ी हुई और उन्होंने अर्जुन का कान पकड़ते हुए उम्मीदते हुए कहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा और लगता है सुनाई भी नहीं दे रहा है। अभी उसने क्या कहा? उसने कहा ना कि उसकी हाँ है। अब और क्या सुनना चाहते हैं आप? फिलहाल आप अपने मन की बात बताइए और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो बता दीजिए। हम कल ही आपके दुर्जन मामा को बुलाकर आपका रिश्ता स्नेहा से तय कर देते हैं। शायद तब आपको सब कुछ यकीन आ जाएगा। जैसे ही कुंती जी ने अर्जुन का कान पकड़कर ये सब बातें कही, अर्जुन ने दर्द से चीखते हुए कहा, नहीं 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 माँ, हमें स्नेहा से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। हम तारा को चाहते हैं, हम तारा से ही शादी करेंगे। असल में हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम तारा को चाहने लगे हैं। हमें तो लगता था कि वो हमारी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, लेकिन नहीं, हम गलत थे। कल रात ही हमें ये एहसास हुआ कि हम तारा को बहुत चाहते हैं और हम उनके अलावा किसी और से शादी भी नहीं कर सकते। अब आप हमारा कान छोड़ दीजिए, हमारे कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कुंती जी ने अर्जुन का कान छोड़कर उसे गले लगा लिया और उसका माथा चूमते हुए कहा, माफ करना, लेकिन आप जैसे मोटी बुद्धि के बच्चे को समझाने के लिए कभी कभी डंडा उठाना ही पड़ता है। अब देखो ना, जैसे ही कान उमेठा सारी सच्चाई मुझसे बाहर आ गई। कोई दुविधा नहीं थी आपके दिमाग में, क्यों, है ना? अर्जुन ने अब शर्माते हुए कुंती जी से कहा, दुविधा तो कल रात आपने ही दूर कर दी थी, याद है? आपने कहा था कि आंख बंद करके जिसका चेहरा सबसे पहले हमारी आंखों के आगे आएगा वही हमारे जीवन की सच्चाई है। हमने अपनी आंखें बंद की और आप यकीन मानेंगी माँ, सिर्फ तारा का ही चेहरा हर बार हमारी आंखों के सामने तैर रहा था और जिसकी तस्वीर आंखों में होती है शायद वही हमारे दिल में भी बसता है और दिमाग में भी। हम भ्रमित हो गए थे कुछ समय के लिए, लेकिन आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर हमारी सारी दुविधा दूर हो गई माँ। कुंती जी ने अर्जुन से प्यार से पूछा, तो फिर हम आपकी हाथ समझे? अर्जुन ने तिरछी निगाहों से तारा की तरफ देखा और तारा ने अपनी आंखें झुका ली। अर्जुन ने दादाजी से कहा, आप इतने दिनों से हमारी हरकतों को देख रहे थे दादू, हमें नहीं पता था कि आप इतने शैतान हैं। दादाजी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शैतान क्यों नहीं होंगे, आखिर दादाजी तो आपके ही हैं। कुंती जी ने एक बार फिर अर्जुन से कहा, हाँ भाई, अब तो आप बता ही दीजिए कि आप लोगों का आखिरी फैसला क्या है। जब तक हम आप लोगों के मुंह से नहीं सुन लेते हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। अच्छा ही हुआ आज स्नेहा सुबह सुबह ही अपने कॉलेज के लिए रवाना हो गई, तो हमें ये सब बात करने का समय मिल गया। चलो अर्जुन और तारा, अब दोनों खड़े हो जाओ, जरा हमें देखने दो तो साथ में तुम दोनों लगते कैसे हो, और हाँ, एक साथ में अपना जवाब भी देना। हमें ज्यादा बातें बनाना तो आता नहीं है, सीधी सीधी बात करो और काम खत्म करो। इतने महीनों से हम और तुम्हारे दादाजी मिलकर बेकार में खिचड़ियां पका रहे थे। हमें तो तुम दोनों को साथ में बिठाकर बहुत पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। चलो अब दोनों जल्दी से बताओ कि दोनों की मर्जी क्या है। हम तुम दोनों से जैसे ही पूछेंगे तुम दोनों को तुरंत एक साथ में जवाब देना है। तो चलो अब जल्दी से बताओ क्या चाहते हो तुम दोनों, और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। अर्जुन ने तारा की तरफ देखा और तारा ने अर्जुन की तरफ। अर्जुन और तारा ने एक साथ कहा, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं।
दादाजी ने कुंती जी से कहा, देख लिया बहू, आखिरकार ये समस्या हम ही सुलझा पाए। चलो, आपको बहुत बहुत बधाई हो बहू। कुंती जी ने दादाजी के पैर छूते हुए कहा, बाबूजी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अर्जुन और तारा ने दादाजी और कुंती जी के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। कुंती जी ने तारा से कहा, हम तो तैयार हैं बेटा, लेकिन अब हमें आपके घर वालों से मिलना होगा, उनसे भी बात करनी होगी, देखते हैं उनका क्या फैसला है। कुंती जी की बात सुनकर तारा के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। उसे नहीं पता था कि उसकी भाभी कितना बदल चुकी है। उसके भाई और भाभी और उसके परिवार के साथ साथ क्या हुआ है, ये तो बस अंदर ही अंदर डरी हुई थी। उसने कुंती जी से कहा, माँ जी, मैं अभी आप लोगों को अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बता सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपनी शादी में किसी को भी शामिल करूँ। आप मुझे स्वार्थी मत समझिएगा, बस उसकी कुछ वजह है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे माफ़ किया होगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे घर वालों ने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया होगा। उन्होंने मुझे मरा समझ लिया होगा, और एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे जीवित हो सकता है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको मेरे ऊपर ज़रा भी विश्वास है तो आप मेरी बात का यकीन करिए और फिलहाल के लिए मेरे परिवार वालों को रहने दीजिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी बिना किसी पछतावे, बिना किसी कलेश के शुरू करूँ, क्योंकि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियाँ ही देखी हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी परेशानियों के पल में अब कोई भी विघ्न पड़े। मैं किसी की भी बुरी नज़र अपनी ज़िंदगी पर नहीं पड़ने देना चाहती। तारा की बात सुनकर दादाजी और कुंती जी एक दूसरे को देखने लगे। दादाजी ने पलक झपककर कुंती जी से इशारा में कुछ कहा। कुंती जी ने तारा से कहा, ठीक है बेटा, अगर आप नहीं चाहती हैं तो नहीं सही, लेकिन कम से कम अपने परिवार वालों का पता तो बता दीजिए, ताकि हम भी पता लगा सके कि आखिर वो लोग हैं कौन, कैसे हैं। तारा ने कुंती जी से कहा, आप चिंता मत करिए माँ जी, हमारा परिवार बहुत ही सभ्य परिवार है। हाँ, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग एक उच्च कुल के लोग हैं और हम सब भाई बहन पढ़े लिखे हैं। मजबूरी ऐसी आ गई थी कि हमारे पिताजी के ना रहने के बाद हम लोगों को स्वयं काम करके अपना जीवन चलाना था, और इसलिए हम लोगों ने उस चीज़ को भी कभी बुरा नहीं समझा। अपनी किस्मत समझकर हमने उसको भी स्वीकार कर लिया। मेरी माँ कहती है कि किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है स्वयं काम करके अपनी जीविका चलाई जाए, और हम सब भाई बहन वही कर रहे हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी जानना है तो मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, हमारी शादी हो जाने दीजिए। अगर मुझे लगेगा कि मैं अब तैयार हूँ अपने परिवार से आप लोगों को मिलवाने के लिए, तो मैं ज़रूर मिलवाऊंगी। तारा की बात सुनकर अर्जुन ने कुंती जी से कहा, माँ मुझे लगता है कि तारा जी ठीक कह रही है, बाकी आप और दादू बता दीजिए, आपको जैसा ठीक लगे। जब तक आप और दादू इस बात के लिए सहमत नहीं होंगे तब तक हम तारा जी से शादी नहीं करेंगे। अर्जुन की बात सुनकर कुंती जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, हमें इस बात से कोई समस्या नहीं है। तारा को हम इतने महीनों से अपने साथ देख रहे हैं, उसके हाव भाव, उसकी आदतें, उसकी चाल चलन, हर चीज़ से उसकी परवरिश का पता चलता है। हमें इस बात से कोई भी समस्या नहीं है वो किस परिवार से आई है, क्योंकि हम शादी तारा से करने जा रहे हैं। हम मानते हैं कि परिवार भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि लड़की, लेकिन अब जब तारा खुद ही अपने परिवार से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती है तो हम उसे मजबूर भी नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि तारा यहाँ पर खुश रहे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुंती जी की बात सुनकर अर्जुन और तारा मुस्कुराने लगे। कुंती जी ने चाय की कप उठाते हुए अर्जुन से कहा, चलो भाई, फिर आज हम और बाबूजी बड़े मंदिर होकर आते हैं, प्रसाद भी चढ़ाएंगे और पंडित जी से मुहूर्त भी निकलवा लेंगे। तुम्हारे दुर्जन मामा जी कल आ रहे हैं, आखिर उन्हें भी तो ये खुशखबरी सुनानी है। हम चाहते हैं कि इसी हफ्ते में आप दोनों की सगाई कर दें। शादी में अभी थोड़ा समय रखेंगे, तैयारी जो करनी है हर सारे रिश्तेदारों को भी खबर देनी है। अर्जुन खुश हो गया। उसने कुंती जी से कहा, ठीक है माँ, आप और दादू बड़े मंदिर हो आइए। कुंती जी ड्राइवर को लेकर बाबूजी के साथ बड़े मंदिर के लिए निकल पड़ी। वो घर से चली गई और घर में अर्जुन और तारा अकेले रह गए। तारा दरवाजा बंद करने के लिए गई। कुंती जी ने तारा से कहा, आप किसी बात की कोई भी शंका अपने मन में मत रखना, हम जा रहे हैं ताकि तुम और अर्जुन आराम से बात कर सको। अपने दिल की बात आज स्नेहा को घर नहीं आना है, वो हमें बता कर गई थी कि आज उसे अपनी पढ़ाई के लिए अपनी किसी सहेली के घर जाना है और रात को वहीं रुकेगी। हम लोग भी थोड़ा समय लगाकर ही घर वापस आएंगे। आपके और अर्जुन के पास काफी समय रहेगा एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने का और सारे गिले शिकवे दूर करने का। तारा, हम चाहते हैं कि हमारे इस फैसले में कहीं भी कोई कमी न रह जाए, क्योंकि शादी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है। सच कहें, शादी के ऊपर हमारी पूरी जिंदगी टिकी होती है, सारी खुशियाँ टिकी होती हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के दिल में कहीं भी कोई एक छोटी सी भी कमी रह जाए। अपने दिल को खोलकर अर्जुन के सामने रख दीजिए और उसे भी ऐसा ही करने के लिए कहिएगा, ताकि सारी बातें अभी साफ हो जाएं। शादी के बाद आप दोनों पूरे दिल से एक साथ एक दूसरे के हों। आप समझ गई ना बेटा हम क्या कहना चाहते हैं। तारा ने मुस्कुराकर आंखें झुका ली और एक बार फिर कुंती जी के गले लग गई। कुंती जी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, हम जानते हैं आप बहुत खुश हैं और हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। अब जाइए, जैसा हमने कहा है वैसा ही करिएगा, ठीक है ना। कुंती जी की बात पर तारा ने हाँ में सर हिला दिया। तारा ने दरवाजा बंद किया। अर्जुन अभी भी कुर्सी पर बैठा हुआ था। तारा सकुचाते हुए अर्जुन के पास आंगन में बैठ गई। अर्जुन को शायद तारा का सामना करने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, और शायद ऐसा जायज भी था। जाहिर सी बात है, अभी सुबह तक कहीं से कहीं तक ऐसी कोई बात नहीं थी और अचानक उन दोनों का रिश्ता तय हो गया। दोनों ही अपने मन में बहुत सारी बातें लिए, बहुत सारे प्रश्न लिए बैठे हुए थे, लेकिन एक दूसरे से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अर्जुन ने बिना तारा की ओर देखे हुए कहा, आप अब आराम करिए, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, हमें ऑफिस का थोड़ा काम करना था। तारा ने हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई, लेकिन अपने कमरे में जाकर भी वो बेचैन थी। सचमुच कुंती जी की बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि उसे अर्जुन से सारी बातें कर लेनी चाहिए। उसका मन ही नहीं लग रहा था। वो कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उधर अर्जुन, वो भी जबरदस्ती लैपटॉप लेकर बिस्तर पर बैठ तो गया, लेकिन सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन को देखे जा रहा था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या काम करे। दोनों ही अपने अपने कमरे में बेचैन थे। फिर न जाने अर्जुन के दिमाग में क्या आया, अर्जुन अपने कमरे से बाहर आ गया और सीधे तारा के कमरे में जाने लगा। तारा बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी। अर्जुन ने उसका दरवाजा हल्के से खटखटाया। तारा ने सामने देखा अर्जुन खड़ा हुआ था। तारा दरवाजे के पास आई। उसने अर्जुन से पूछा, आपको कुछ काम है, चाय पीनी है क्या, चाय बना दूं? अर्जुन तारा का चेहरा देखने लगा। तारा भी अर्जुन को देख रही थी। फिर अचानक अर्जुन ने अपनी आंखें नीचे कर ली। उसने तारा से कहा, हाँ, हम यही तो कहने आए थे, हमारा चाय पीने का मन कर रहा है, क्या हम लोग चाय पी सकते हैं? हमारा कहने का मतलब है कि आप चाय बना लाइए, हम यहीं बैठकर आपका इंतजार कर रहे हैं और साथ में चाय पियेंगे। वो क्या है ना, घर काफ़ी सुना सुना लग रहा है, माँ और दादू नहीं है ना, इसीलिए।
तारा ने अर्जुन की तरफ देखा और फिर उससे कहा, वो लोग अभी आ जाएंगे, बस 1-2 घंटे की ही बात है। अर्जुन ने तारा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या इतनी जल्दी आ जाएंगे? बस 1-2 घंटे के लिए भाग रहे हैं? तारा ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, अभी तो आप कह रहे थे कि आपको घर सुना लग रहा है और अब आप कह रहे हैं कि बस 1-2 घंटे के लिए ही गए। आप कहना क्या चाहते हैं अर्जुन? अर्जुन ने अपने सिर को खुजलाते हुए कहा, नहीं, हमारा कहने का मतलब है, अच्छा चलिए छोड़िए, आप चाय बनाइए, हम यहीं बैठकर बात करेंगे। हमारा कहने का मतलब है कि हम साथ में बैठकर चाय पीएंगे। अब आप जाइए, वरना हम ऐसे ही कुछ बोलते रहेंगे और आपको हमारी बातों का मतलब समझ नहीं आएगा। तारा धीरे से मुस्कुराती हुई रसोई में चली गई और अर्जुन तारा के कमरे में आकर बैठ गया। वो इधर उधर देख रहा था, उसके मन में उथल पुथल चल रही थी कि तारा से क्या बात कहे, क्या पूछे, कहीं उसे हमारी कोई बात बुरी ना लग जाए, और ऐसे ही ना जाने कितनी बातें उसके दिमाग में आ जा रही थी। अर्जुन तारा की ड्रेसिंग टेबल के पास गया। तारा की चूड़ियां वहां बिखरी पड़ी थी। अर्जुन ने तारा की चूड़ियां उठाई और उसे ध्यान से देखने लगा। वो अपने मन में सोचने लगा, ये चूड़ियां तो हमने ही आपको दी थी, कितनी संभाल के रखी हैं आपने, और एक हम हैं कि अभी तक यही सोचते आ रहे थे कि आप उस विनय को चाहती हैं। सच में माँ ठीक ही कहती है कि हम एकदम बुद्धू हैं। हमें क्यों कभी समझ नहीं आया कि तारा आप हमें इतना चाहने लगी है। अभी अर्जुन अपने आप से बात कर ही रहा था कि तब तक तारा चाय लेकर कमरे में आई। अर्जुन के हाथ में अपनी चूड़ियां देखकर तारा ने उसे देखते हुए कहा, आपने ही मुझे दी थी, क्या देना आपको? अर्जुन ने हड़बड़ाकर तारा की चूड़ियों को नीचे रख दिया और जैसे ही उसने तारा की चूड़ियों को नीचे रखा, गलती से चूड़ी जमीन पर बिखर गई। अर्जुन डर गया, वो नीचे झुककर चूड़ियां समेटने लगा। तारा ने भी बिस्तर पर चाय रख दी और चूड़ियां समेटने लगी। अर्जुन ने तारा से कहा, माफ करना, गलती से हो गया। तारा ने अर्जुन से कहा, कोई बात नहीं। जैसे ही वो दोनों झुके, उन दोनों का सिर आपस में टकरा गया। अर्जुन ने तारा के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, माफ करना, आपको कहीं ज्यादा तो नहीं लगी? पहले आपके माथे पर चोट लगी है और हमने अपना भारी सा सिर आपके माथे पर दे मारा। तारा ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, चोट तो लगी है और दर्द भी हुआ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? इतना कहकर तारा मुस्कुराने लगी। अर्जुन ने तारा का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर बिठा दिया। उसने तारा से कहा, आप यहीं बैठिए, हम चूड़ियां समेट रहे हैं। अर्जुन ने तारा की चूड़ियां समेटकर दोबारा सही जगह पर रख दी और बिस्तर पर आकर बैठ गया। तारा आंखें झुकाए बैठी थी। अर्जुन ने चाय का कप तारा की ओर बढ़ाते हुए कहा, चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। तारा ने मुस्कुराते हुए चाय का कप अर्जुन से लिया और चाय पीने लगी। अर्जुन और तारा बस एक दूसरे को देख रहे थे और कुछ भी नहीं कह रहे थे, लेकिन तभी अर्जुन को याद आया कि बस 1-2 घंटे में माँ और दादू वापस आने वाले हैं। अर्जुन ने बात शुरू करते हुए तारा से पूछा, क्या आपने जो कुछ भी माँ के सामने कहा था वो सच था? तारा ने अपनी आंखें झुकाते हुए पूछा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, आप क्या पूछ रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ कहिए। अर्जुन ने आंखें झुकाते हुए तारा से पूछा, साफ साफ ही तो कह रहे हैं। अच्छा चलिए, अगर आपको साफ साफ सुनना है तो हम आपको साफ साफ कह रहे हैं, क्या सचमुच आप हमें चाहती हैं? क्या आप हमसे प्यार करती हैं तारा? अर्जुन के मुंह से ये सुनकर तारा के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने अर्जुन की आंखों में देखते हुए पूछा, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, जो आप मुझसे कह रहे हैं वही मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। क्या आप अपने पहले प्यार को भूल चुके हैं? क्या सचमुच आप मुझे चाहते हैं? क्या आप मुझे प्यार करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, या सिर्फ एक समझौता है क्योंकि आपका पहला प्यार आपसे छूट गया है? तारा की बात सुनकर अर्जुन हैरानी से उसका चेहरा देखने लगा। तारा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता सच्चाई से शुरू हो, इसमें कोई भी छूट ना हो, बस इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। अपने दिल की बात भी आज आपसे कह रही हूँ। मैं विनय को उसी दिन भूल चुकी थी जिस दिन उस धोखेबाज का धोखा मेरी आंखों के सामने आया था। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कब चाहने लगी अर्जुन, और शायद इसकी एक वजह ये भी है कि तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन तुम मुझे निस्वार्थ सब कुछ दे रहे थे। मेरी छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रख रहे थे, मेरे बड़े से बड़े दुख में मेरा साथ दे रहे थे। सच कहूँ तो विनय के धोखे को भुलाने में सबसे ज्यादा तुमने मेरी मदद की है, और सच कहूँ जितना तुमने मुझे अपनापन महसूस कराया, शायद ही मेरी जिंदगी में किसी ने मुझे इतना निस्वार्थ भाव से चाहा होगा। मुझे नहीं पता अर्जुन कि तुम्हारे दिल में क्या था, लेकिन मुझे तुम्हारा मेरी फिक्र करना बहुत अच्छा लगा और मैंने उसे प्यार समझ लिया। तुम्हें याद है, मैं तुमसे हमेशा यही बात कहती थी कि हमारा रिश्ता क्या है, और वो मैं इसीलिए कहती थी कि तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी कि हमारा रिश्ता क्या है। अर्जुन ने तारा की ओर देखते हुए कहा, आपने अपने दिल की सारी बातें कह दी, हमें अच्छा लगा। आपने अपना दिल खोलकर हमारे सामने रख दिया। अब हम भी आपसे अपनी बात कहना चाहते हैं। देखिए तारा, हम जानते हैं कि हम नैना को पसंद करते थे, लेकिन सच कहें तो नैना हमारा ख्वाब थी। ऐसा ख्वाब जो सिर्फ ख्वाब ही रह सकता था, हकीकत नहीं बन सकता था। हम इतने महीनों में नैना से सिर्फ 2 या 3 बार मिले हैं, लेकिन एक बार भी उसने हमें ऐसा जाहिर नहीं किया कि वो हमें पसंद करती है। वो लड़की ही ऐसी है कि उन्हें तो देखकर किसी को भी प्यार हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं आप पर। सच कहें, जब हमें पता चला कि नैना की शादी तय हो गई है तो हम अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो गए थे। हमें नहीं मालूम कि हम क्या महसूस कर रहे थे, पर आपने हमें ये एहसास दिलाया कि नैना हमारे लिए नहीं बनी थी। आप ही वो थी जिसने हमें ये एहसास दिलाया कि हम आपसे प्यार करते हैं। हाँ तारा, असल में तो प्यार वही होता है ना जिसकी आप फिक्र करते हैं, जिसके बिना आप रहने का एक पल भी सोच नहीं सकते हैं। और हमें ये एहसास हुआ कि हम आपके बगैर नहीं जी सकते हैं। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आप हमारे घर में नहीं होंगी तो हमें कैसा लगेगा, वो सोचकर भी हमें डर लगता है। अर्जुन ने तारा को करीब लाते हुए प्यार से कहा, तारा, हमें आपकी आदत पड़ चुकी है। आप हमारे घर में तो बस ही गई हैं, आप हमारे घर के साथ साथ हमारे दिल में भी बसने लगी हैं। तारा, हम आपको बहुत चाहते हैं। आई लव यू तारा। इतना कहकर अर्जुन ने तारा को गले लगा लिया। अर्जुन के मुंह से ये 3 शब्द सुनकर तारा के दिल की धड़कन बढ़ गई और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी। अर्जुन के कंधे पर तारा के आंसू की 2 बूंदें गिरी। अर्जुन ने तारा का चेहरा अपने हाथों में उठाते हुए उससे कहा, अब आंसू किस लिए तारा? हम जानते हैं आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको हमेशा खुश रखेंगे। आपने जितनी भी परेशानियां देखी हैं, अब आपको कुछ भी नहीं सहना पड़ेगा। उन सबको भूल जाइए तारा। अर्जुन के मुंह से ये सुनकर तारा एक छोटी बच्ची की तरह अर्जुन से लिपट गई। कुछ शर्माई सी, कुछ सकुचाई सी, और दिल में ढेर सारे प्यार को लिए तारा अर्जुन से वैसे ही लिपटी रही। तभी दरवाजे पर किसी ने आहट की। तारा हड़बड़ाकर उठकर खड़ी हो गई। उसने अर्जुन की तरफ देखा और शर्माकर बाहर चली गई। तारा ने दरवाजा खोला, सामने उषा खड़ी हुई थी। उषा को देखकर तारा ने उससे पूछा, क्या हुआ उषा, आप इस वक्त यहाँ? उषा ने इधर उधर झांककर देखा और तारा से पूछा, घर में कोई नहीं है क्या? आप अकेली हैं क्या? तारा ने उषा से कहा, नहीं अर्जुन भी है। उषा ने फिर से अपना एक होंठ दबाते हुए शरारत से पूछा, हाय हाय, हमने कहीं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया?
तारा ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उषा की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या मतलब है आपका? उषा ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें झपकाते हुए कहा, अरे कुछ भी नहीं, लगता है आप तो बुरा मान गई। चलिए, हम तो ये कहने आए थे कि आज हम थोड़ा जल्दी काम करके जाएंगे। वो क्या है ना, हमारे पड़ोस में किसी की शादी है, तो आज हमें कहीं जाना है। ऐसा कहकर उसने अपनी चुन्नी को कमर में ठूसा और झाड़ू उठा ली। तारा हड़बड़ा गई। उसे लगा कि पहले ही उषा अर्जुन और उसके बारे में कुछ सोचती रहती है, कहीं अर्जुन को उसके कमरे में देखकर उसके दिमाग में कोई खुराफात न चलने लगे। तारा ने उषा से कहा, आप रहने दीजिए, आज मैं खुद घर का काम कर लूंगी। उषा ने इधर उधर झांकते हुए पूछा, अरे बिटिया रानी, आप तो बड़ा डरी हुई लग रही है, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तारा ने उषा से कहा, सब कुछ ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, आपको शादी में जाना है तो आप जाइए, मैं खुद ही सारे काम कर लूंगी। उषा ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए पूछा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमें घर से भगा रही हैं? उषा और तारा की बहस सुनकर अर्जुन तारा के कमरे से बाहर आ गया। उसने तारा से कहा, तारा, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं और आप हैं कि ना जाने किससे बातों में लगी हुई हैं। अर्जुन को ऐसे तारा के कमरे से बाहर आते देख उषा ने जोर से अपनी उंगली दांतों के नीचे दबाते हुए कहा, ओए माँ, अब समझे हम, आप हमसे बाहर जाने के लिए क्यों कह रही थी? चलिए ठीक है, फिर आप ही काम कर लीजिएगा, हम कल आएंगे काम करने। जिस बात का तारा को डर था, आखिर वही हुआ। उसने गुस्से से घूरकर अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन भी अब समझ चुका था कि तारा को गुस्सा क्यों आ रहा है। उसने अपना सिर खुजलाया और तारा से कहा, आप इससे काम करवा लीजिए, हम थोड़ी देर के लिए बाजार जा रहे हैं, कुछ मंगवाना है तो बता दीजिए। तारा ने मुंह बनाते हुए अर्जुन से कहा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप चाहिए। उषा ने कहा, पर अब आप जा ही रहे हैं तो हम अपना काम कर लेते हैं। उषा मुस्कुराती हुई झाड़ू उठाकर चली गई और तारा अपना सिर पकड़कर रसोई में चली गई। दूसरी तरफ सुहाना प्रियांश के गले लगी हुई खड़ी हुई थी और प्रियांश सुहाना को समझा रहा था। इधर नैना को बेचैनी हो रही थी। वो समझ गई थी कि हो ना हो प्रियांश सुहाना से मिलने गया है, लेकिन अपनी बेचैनी का कारण वो समझ ही नहीं पा रही थी। उसका अब मन नहीं लग रहा था। सुहाना प्रियांश के गले लगी हुई खड़ी हुई थी और प्रियांश सुहाना को समझा रहा था। इधर नैना को बेचैनी हो रही थी। वो समझ गई थी कि हो ना हो प्रियांश सुहाना से मिलने गया है, लेकिन अपनी बेचैनी का कारण वो समझ नहीं पा रही थी। उसका मन ही नहीं लग रहा था। उसने बहाने से प्रियांश से कहा, मैं जरा आ रही हूँ, आप कुछ ऑर्डर कर लीजिए, मेरे और प्रियांश के लिए भी ऑर्डर कर दीजिएगा, मैं बस अभी आ रही हूँ। इतना कहकर नैना बाथरूम की ओर जाने लगी। नैना जैसे ही कॉरिडोर में पहुंची, उसे एक कोने में सुहाना और प्रियांश नजर आए। सुहाना प्रियांश के गले लगी हुई थी और प्रियांश उसे कुछ समझा रहा था। इस तरह उन दोनों को देखकर नैना को न जाने क्यों बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने जोर से अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए मन ही मन कहा, इस सुहाना को चैन नहीं है, पता नहीं क्यों ये प्रियांश का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अभी नैना गुस्से से उन दोनों को देख ही रही थी कि तभी प्रियांश की नजर नैना पर पड़ी। नैना को देखते ही उसने एक झटके से सुहाना को छोड़ दिया और उसे कहा, अब तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सुहाना ने नैना की तरफ देखा और गुस्से से प्रियांश का हाथ पकड़ते हुए पूछा, इसको देखकर तुम्हें डर क्यों लग रहा है प्रियांश? ये तो सब कुछ जानती है ना, तुम्हारी नकली शादी के बारे में भी, फिर तुम्हें इसके सामने मुझसे बात करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रियांश ने सुहाना से कहा, सुहाना रहने देना, बेकार में किसी और ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम मिलते हैं, मैं वादा करता हूँ कल तुमसे मिलने आऊंगा। अभी फिलहाल मुझे चलना होगा, वहाँ पर दीदी और माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। अगर टाइम पर नहीं पहुंचा तो उन्हें शक हो जाएगा और तुम भी बिना उन लोगों की नजर में आए घर चली जाना। सुहाना ने जोर से प्रियांश का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचने लगी, लेकिन प्रियांश सुहाना का हाथ छुड़ाकर नैना की तरफ पड़ने लगा। नैना अभी भी वहीं खड़ी हुई प्रियांश को घूर रही थी। प्रियांश नैना के पास आया और उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई? मेरी जासूसी करने? तुम क्यों ऐसे बिहेव करती हो जैसे तुम मेरी बीवी हो? नैना ने गुस्से से प्रियांश को घूरते हुए कहा, बीवी तो हूँ ही ना, भले ही असली ना सही, नकली सही, लेकिन तुम बताओ, तुम मुझसे छुप कर यहाँ इस छिपकली से मिलने आए थे? नैना के मुझसे सुहाना के लिए छिपकली सुनकर प्रियांश को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से नैना को घूरते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? छिपकली? वो तुम्हें कहाँ से छिपकली नजर आ रही है? अपने आप को देखा आईने में? बिल्कुल नागिन लगती हो, नागिन। नैना ने अपनी आंखें घुमाते हुए पूछा, क्या सच में? भाई टीवी वाली नागिन ना, जो वो सीरियल में आती है? सच में प्रियांश, क्या मैं सच में उतनी खूबसूरत हूँ? तुम कितने अच्छे हो प्रियांश, तुमने मुझे टीवी वाली नागिन से कंपेयर किया। पता है लड़कियां कितनी खूबसूरत होने के लिए तरसती हैं, ना जाने क्या क्या करवाती हैं, और तुम कितने अच्छे हो। मैं तो इतना प्यार भी नहीं हुई, मैं तो इतना तैयार भी नहीं हुई और तुमने मुझे नागिन कहा। लेकिन एक बात याद रखना, नागिन डसती भी बहुत जोर से है, छोड़ती नहीं है। प्रियांश ने अपनी नाक चढ़ाते हुए गुस्से से नैना की तरफ देखा और उससे कहा, वैसे तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलनी कैसे शुरू हो गई? शुरू में तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता था कि तुम्हारे मुंह में जुबान ही नहीं है, बहुत भोली भाली लगती थी, और अब देखो कैसे पटर पटर जुबान चला रही है। वो तो अच्छा हुआ कि सुहाना ने अपने लिए तुम्हारी बातें सुनी नहीं थी, वरना। नैना ने अपनी आंखें निकालते हुए प्रियांश से कहा, वरना क्या कर लेती वो छिपकली मेरा? तुम्हें पता है ना नागिन हूं मैं, और नागिन से छिपकलियां डरती हैं। अगर उसने मेरे करीब आने की भी कोशिश की तो मैं उसे खा जाऊंगी, बता देना उसे। इतना कहकर नैना पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी। प्रियांश हैरानी से नैना को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अच्छा ये कि इससे मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रही है, वरना इस झगड़ालू लड़की को कौन झेलता। अच्छा ये 1 साल में इससे मेरा पीछा छूट जाएगा, मुक्ति मिलेगी जहरीली लड़की से। मुझे ऐसा लगता है खाने में सिर्फ हरी मिर्च खाती है और कुछ भी नहीं, जहर बुझी हुई औरत। ऐसा सोचकर प्रियांश भी मुंह बनाते हुए वहां से जाने लगा। दूसरी तरफ कुंती जी और बाबूजी आज सचमुच बहुत खुश थे। गाड़ी में बैठते ही कुंती जी ने बाबूजी से कहा, आपको आज ही क्या सूझी बाबूजी? आपने तो अचानक से धमाका ही कर दिया। हम तो डर रहे थे कि कहीं ये दोनों शादी की बात से मुकर ना जाए, और यही सोचकर हम इतने दिनों से चुप थे, लेकिन आपने तो आज एकदम समा ही बदल दिया। सब कुछ एकदम साफ हो गया है। हम बता नहीं सकते कि हम आज कितना खुश हैं बाबूजी। शायद इससे पहले हम कभी इतना खुश नहीं थे। ऐसा लग रहा है भगवान ने हमारी मनमांगी मुराद हमारी झोली में डाल दी है। बाबूजी आपको क्या लगता है, तारा हमारे घर के लिए और हमारे अर्जुन के लिए बहुत अच्छी लड़की है ना? बाबूजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहू, आपकी पसंद और आपका फैसला दोनों ही बहुत सही है। तारा बेटी हमें शुरू से ही पसंद थी, लेकिन जब हमने अर्जुन के मुंह से ये सब सुना तो एक पल के लिए हम स्तब्ध हो गए थे। पर ना जाने क्यों शुरू से ही हमें ऐसा लगता था कि भगवान ने हमारे अर्जुन से तारा को यूं ही नहीं मिलाया। कहते हैं ना, जोड़ियां आसमान पे बदकर आती है। अब देखो ना, वो आवारा लड़का हमारी तारा बिटिया को फुसलाता और उसे धोखा देकर भागता, और ना ही हमारे भोलेनाथ अर्जुन बाबू उसे अपने घर लेकर आते, तो बात कैसे बनती? लेकिन किस्मत ने तो उन्हें पहले से ही जोड़ रखा था। उन्हें मिलना तो था ही, फिर चाहे किसी भी तरह से मिलते। चलो ये चीज़ तो अच्छी हो गई कि सब कुछ तय हो गया है, लेकिन बहू
अब आप अपने दूर के भाई दुर्जन से क्या कहेंगी? कुंती जी ने मुंह बनाते हुए कहा, बाबूजी, हमें किसी से भी डर नहीं लगता है। हमने आपसे पहले भी कहा है और दुर्जन भाई साहब से भी हमने पहले ही कह दिया था कि अर्जुन की शादी का फैसला सिर्फ अर्जुन करेंगे। हमने उन्हें कभी नहीं कहा कि हम उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। वो ही हमारे पीछे पड़े हुए थे और हमने भी उनसे यही कहा था कि ये सब कुछ अर्जुन की हाँ पर डिपेंड करता है। इसीलिए बाबूजी, आज हमने सबके सामने अर्जुन और तारा से उनके दिल की बात पूछ ली, ताकि कल को किसी के दिल में ये बात ना आए कि उनके साथ अन्याय हुआ है। और हम अभी तारा को समझाकर भी आए हैं कि वो अर्जुन से साफ साफ बात कर ले। हो सकता है कि अर्जुन अभी भी हमें कुछ ना बता पा रहे हो, लेकिन तारा को तो सब कुछ बता ही देंगे। बाबूजी ने कुंती जी से कहा, आप ठीक कह रही हैं बेटा, और अगर डर आपको नहीं तो हमें तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज आने तो दुर्जन को, हम उन्हें समझा देंगे कि हमारे बेटे को तारा पसंद है और हम उन्हीं से अपने बेटे की शादी करेंगे। पर बहू, हम आपसे कुछ और भी कहना चाहते हैं। कुंती जी ने गंभीर स्वर में बाबूजी से पूछा, जी कहिए बाबूजी, अब क्या बात करनी है आपको? बाबूजी ने कुंती जी से कहा, वो तो अच्छा हुआ कि तारा के घर वालों को बुलाने के लिए तारा ने मना कर दिया, इसलिए हमें भी किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। पर आपको क्या लगता है बेटा, क्या हमें अपने उन रिश्तेदारों को बुलाना चाहिए जिनसे कई सालों पहले हमारा नाता टूट चुका है? ये बात सुनकर आंखें झुका ली। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बाबूजी से कहा, बाबूजी, ये फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि अगर हमारा उनसे कुछ रिश्ता है तो सबसे पहले तो रिश्ता आपसे है, उसके बाद हमसे। आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है, लेकिन आप अर्जुन को अच्छी तरह से जानते हैं। हमें नहीं लगता है कि अर्जुन इस बात के लिए तैयार होंगे। आप तो जानते ही हैं अर्जुन को। और सच कहें बाबूजी, हम आपसे शिकायत नहीं कर रहे हैं, पर जो भी नफरत अर्जुन के अंदर आज अपने रिश्तेदारों को लेकर है, वो नफरत आपकी ही डाली हुई है। हम आपको पहले भी समझाते थे कि आप उनके मन में नफरत मत जगाइए, क्योंकि नफरत कभी भी अच्छी नहीं होती है, वो इंसान का बहुत बड़ा नुकसान करके जाती है। अब देखिए ना, आखिरकार आपको अपने रिश्तेदारों की याद आ ही गई बाबूजी। ऐसा ही होता है, मौके मौके पर हमें हर किसी की जरूरत पड़ती है। वो तो अच्छा है कि तारा के घर वाले शादी में नहीं आ रहे हैं, तो हमें उन्हें कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, वरना हम सबको क्या क्या समझाते। बाबूजी ने थोड़ा गंभीर होते हुए कुंती जी से कहा, आप ठीक कह रही हैं बहू, आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद हमने गलती कर दी। शायद हमें अपने अर्जुन के अंदर इतनी नफरत नहीं भरनी चाहिए थी। लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमने अर्जुन के अंदर नफरत भरी नहीं, वो हमारा खुद का गुस्सा था जो बाहर निकल निकल कर आता था। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अभी भी उन लोगों से नाराज नहीं हैं। हमारे अंदर अभी भी वो क्रोध का ज्वालामुखी दबा पड़ा हुआ है। सच कहें, हम उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। जो कुछ भी उन लोगों ने हमारे साथ किया, उससे बुरा कुछ और हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हमारे अर्जुन की शादी की बात ना होती तो शायद हम एक बात को तसल्ली कर लेते। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? कुंती जी ने बाबूजी से कहा, हम आपसे भी वही कहेंगे बाबूजी जो हमने अर्जुन से कहा था। आंख बंद करके सोचिए, जो आपको ठीक लगता है वही करिए। बाकी सब भगवान की मर्जी है, जो हमारे अर्जुन के लिए अच्छा होगा वही होगा। बाकी ना हमने उन लोगों से कल नफरत की थी, ना आज करते हैं। हमारे लिए अभी भी वो लोग वही हैं जो पहले थे, कुछ भी नहीं बदला है। बाबूजी अब चुप हो गए, जैसे कहने को कुछ शेष रहा ही ना हो। इधर अर्जुन थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद दोबारा घर के अंदर आ गया। उषा अपना काम खत्म करके जाने ही वाली थी कि अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया। उषा भागती हुई आई और फिर अर्जुन का मुंह देखते हुए कहने लगी, ज्यादा देर आपसे बाहर रहा नहीं गया भैया जी। चलिए कोई बात नहीं, हम भी यहाँ कबाब में हड्डी बनकर आ गए थे, अब हम जा रहे हैं, आप लोग आराम से बातें करिए। इतना कहकर उषा एक बार फिर दांतों में उंगली दबाकर बाहर जाने लगी। अर्जुन ने नाक से कुटते हुए उषा की तरफ देखा। वो मनी मन कहने लगा, ये सचमुच की पागल है। उषा के जाने के बाद अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और घर के अंदर आ गया। तारा रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। अर्जुन तारा को ढूंढते हुए रसोई में पहुंचा। तारा जल्दी जल्दी हाथों से काम कर रही थी। अर्जुन ने एक बार फिर तारा के दोनों हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या कर रही है तारा? अभी आपके घाव ठीक से भरे नहीं है और आपने काम करना शुरू कर दिया। आपके अभी दर्द होने लगेगा, चलिए कमरे में चलिए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तारा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बाबूजी और माँ आते होंगे, आपको तो पता है कि बाबूजी को समय पर खाना चाहिए होता है। माँ जी उनके साथ गई हैं, अब थकी हारी आएंगी और खाना बनाएंगे। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, मुझे इतनी तकलीफ नहीं है, सच कह रही हूँ। अर्जुन ने तारा के हाथ नल के नीचे लगा दिए और अपने हाथ से उसके हाथ धोने लगा। उसने तारा से कहा, अब आप चुप रहिए, हमें आपकी एक भी बात नहीं सुननी है, आप बहुत मनमानी करने लगी हैं तारा। अर्जुन अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर तारा के हाथ धो रहा था और तारा हैरानी से उसकी ओर देख रही थी। तारा को इस तरह अपनी ओर देखते हुए पाकर अर्जुन ने उससे कहा, अब आप ऐसे हमें देखेंगी तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तारा। तारा ने अपनी आंखें नीचे झुका ली। उसने अर्जुन से पूछा, क्या बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए तारा से कहा, आपसे दूर रहना। पहले ही हमने इतनी देर कर दी अपने प्यार को समझने में, अब जब हमें समझ आया है कि हम आपसे प्यार करते हैं तो सच कह रहे हैं, आपसे दूर रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तारा ने अपनी आंखें झुकाते हुए अर्जुन से पूछा, तो किसने कहा है आपको मुझसे दूर रहने के लिए? मैं तो आपके बहुत करीब हूँ, दूर कहाँ हूँ? अर्जुन ने तारा का चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा, आप हमारे इतने करीब थी और हमें कुछ एहसास क्यों नहीं हुआ तारा? कि हम सचमुच बेवकूफ है। हमारा प्यार दिन रात हमारे सामने था और हम उसे किसी और में ढूंढ रहे थे। तारा ने अपनी आंखें झुका ली और अर्जुन ने तारा को गले लगा लिया। अभी तारा और अर्जुन बात कर ही रहे थे कि दरवाजे पर आहट हुई। तारा अर्जुन से छूटकर भागती हुई दरवाजे की ओर गई और उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने दादाजी और माँ जी खड़े हुए थे। दादाजी और माँ को देखते ही तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग आ गए? कुंती जी ने तारा से पूछा, क्या जल्दी आ गए?
तारा ने मुस्कुराकर आंखें नीचे झुका ली। कुंती जी के हाथ में बहुत सारे थैले थे। तारा ने उनसे थैले लिए और पूछा, आप तो मंदिर गई थी, पर ये इतनी सारी खरीदारी? कुंती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे ही। मंदिर से निकलकर सामने दुकानों पर सामान देखा तो हम अपने ऊपर काबू नहीं रख पाए। हमने बाबूजी से कहा कि हम तारा और अर्जुन की सगाई के लिए लगे हाथों कुछ खरीदारी कर ही लेते हैं। बाबूजी भी खुश हो गए और हम लोगों ने तुम दोनों के लिए बहुत सारी खरीदारी की है। पर ये अर्जुन कहाँ है? तारा के हाथों में अभी भी आटा लगा हुआ था। कुंती जी की नजर तारा के हाथों पर लगे हुए आटे पर थी और वो अर्जुन को इधर उधर ढूंढ रही थी। तभी अर्जुन रसोई से बाहर निकल कर आया। उसने अपने सिर को खुजलाते हुए कहा, हम यहाँ आए, आप लोग आ गए? कुंती जी ने अर्जुन से कहा, हाँ भाई, हम आ गए हैं। ये तारा के लिए सारे थैले पकड़ रही है, आप भी उनकी थोड़ी मदद कर दीजिए। अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, दीजिए। कुंती जी की नजर अब अर्जुन के हाथों पर लगे हुए आटे पर पड़ी। वो दोनों के हाथों को देख रही थी। अर्जुन ने कुंती जी से कहा, वो क्या है ना, तारा रसोई में खाना बनाने गई थी तो हम उन्हें मना कर रहे थे कि खाना बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताइए ना, उनके सिर में इतनी चोट लगी हुई है और ये खाना बनाने की जिद कर रही थी, ये तो ठीक नहीं है ना? कुंती जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन आटा तो आपके हाथों में भी लगा हुआ है, क्या आप दोनों मिलकर आटा गूंद रहे थे? जब अर्जुन ने अपने हाथ देखे तो शर्मिंदा होते हुए उसने कुंती जी से कहा, अरे नहीं माँ, हम इनका हाथ धुला रहे थे। लेकिन फिर कुंती जी ने अर्जुन की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, हाँ फिर क्या हुआ? हाथ धो नहीं पाए अपने भी और तारा के भी, ऐसा क्या हुआ? अर्जुन ने सकुचाते हुए कहा, तब तक आप लोग आ गए ना और तारा दरवाजा खोलने आ गई। कुंती जी मुस्कुराने लगी। दादाजी ने अर्जुन से कहा, अरे भाई, अभी तो आप लोगों की सगाई भी नहीं हुई है, अभी से इतना प्यार? लगता है अब आपको अकेला छोड़ना बंद करना पड़ेगा। अर्जुन शर्मिंदा हो गया और तारा शर्मा गई। उन दोनों ने थैले लिए और ड्राइंग रूम में लाकर रखने लगे। दादाजी की बात पर अर्जुन शर्मिंदा हो गया और तारा शर्मा गई। उन दोनों ने थैले लिए और ड्राइंग रूम में लाकर रखने लगे। अर्जुन की नजर तारा पर पड़ी और तारा की अर्जुन पर, और दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तारा थैले रखकर बाहर जाने लगी। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, आज आखिरी मौका था हमारे पास, सुना ना आपने दादू क्या कह रहे थे? तारा ने अर्जुन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ सब कुछ सुना है, अब आप हमारा हाथ छोड़ें वरना माँ जी को शक हो जाएगा। अर्जुन ने तारा से कहा, शक तो उन्हें हो ही चुका है, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन आपने हमारे दिल की बात तो सुनी नहीं। तारा ने अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछा, अच्छा अभी भी आपके दिल में कोई बात है तो जल्दी से कह दीजिए, कहीं देर ना हो जाए। अर्जुन ने तारा से पूछा, वो क्या है ना, हम आपसे कहना चाह रहे थे कि क्या आप सचमुच हमसे प्यार करती हैं? क्या सचमुच आप हमसे शादी करना चाहती हैं? तारा ने अर्जुन के गाल पर हाथ रखते हुए पूछा, आपको अभी भी यकीन नहीं हुआ है अर्जुन? क्या करूं मैं ऐसा जो आपको मेरी बात पर यकीन आ जाए? अर्जुन तारा की आंखों में देखने लगा। उसने अपना एक हाथ तारा के गाल पर रखा। वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तब तक एक बार फिर कुंती जी कमरे में आ गई। कुंती जी को देखकर अर्जुन और तारा एक बार फिर शर्माकर एक दूसरे से दूर हो गए। कुंती जी मुस्कुराने लगी। उन्होंने तारा से कहा, अब हमारा घर ही हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, लगता है हमें अब खास कर अंदर आना होगा, बड़े बूढ़े की तरह, क्यों है ना तारा? तारा ने शर्माकर आंखें नीचे झुका ली। कुंती जी ने तारा से कहा, दादाजी से बात करती हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों की शादी कर दे। तारा हंसते हुए रसोई में चली गई। उसने वहीं से आवाज लगाते हुए पूछा, माँ जी चाय पियेंगी? कुंती जी ने भी ड्राइंग रूम से ही आवाज लगाते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं पियेंगे, जब हमारी होने वाली बहू इतने प्यार से हमें चाय बनाकर पिलाएगी तो जरूर पियेंगे। अपने लिए कुंती जी के मुंह से बहू सुनकर तारा फूली नहीं समा रही थी। सच में आज तारा के लिए बहुत खुशी का दिन था। वो जो चाह रही थी आज वही हुआ था, लेकिन मनी मन वो ये भी चाह रही थी कि वो अपनी ये खुशी अपनों के साथ बांटे। आज उसे नैना की बहुत याद आ रही थी। वो मनी मन सोच रही थी, घर में कुछ भी होता तो सबसे पहले नैना को पता चल जाता था, और नैना पूरे घर में तितली बनकर घूमती थी और सबको ये बात बताती थी, कितनी खुश होती थी नैना। आज अगर नैना यहाँ होती तो मेरी इस खुशी पर बहुत खुश होती। ऐसा सोचकर तारा चाय बनाने लगी। दूसरी तरफ नैना ने खरीदारी की और बीच बीच में प्रियांश से बहसबाजी भी की। खरीदारी खत्म हो गई और फिर खाना पीना भी समाप्त हो गया। प्रियांशी, नैना, प्रियांश और यशोधरा जी घर वापस आ गए। यशोधरा जी ने नैना का सामान उसे देते हुए कहा, बेटा ये सारा सामान अपने घर वालों को दे देना और साथ ही साथ उनसे कह देना कि ये सारे कपड़े शादी वाले दिन के हैं। यशोधरा जी ने अपनी अलमारी से कुछ कपड़े निकालकर नैना को देते हुए कहा, ये कुछ साड़ियाँ हैं, ये तुम अनीता और अपनी माँ को दे देना। नैना ने उन साड़ियों की ओर देखते हुए पूछा, आंटी ये साड़ियाँ ये आपने कब खरीदी? यशोधरा जी ने नैना से कहा, ये खरीदी नहीं है नैना, यहाँ वहाँ की गिफ्ट मिली हुई साड़ियाँ हैं। तुम्हें तो पता है हम लोग हर गिफ्ट की साड़ी तो पहनते ही नहीं है, बहुत दिनों से रखी हुई थी, सोच रही थी इनका क्या करूँ, लेकिन अब मौका अच्छा है, अनीता और राधिका के काम आ जाएगी। ये साड़ियाँ तुम तैयार करवा देना और उनसे कह देना कि सगाई वाले दिन इनमें से कोई साड़ी पहन ले। नैना ने उन साड़ियों की ओर देखा और फिर बेमन से उसने उन साड़ियों को थैले में रख लिया। उसे यशोधरा जी की ये बात अच्छी नहीं लगी। वो मनी मन सोच रही थी कि अगर उन्हें ये साड़ियाँ देनी ही थी तो वो कुछ भी कहकर दे सकती थी। क्या ये जताना जरूरी था कि साड़ियाँ उनके किसी काम की नहीं है, इसलिए वो ये साड़ियाँ उसकी माँ और भाभी के लिए दे रही हैं? प्रियांश ध्यान से नैना का चेहरा देख रहा था। फिर उसने अपनी माँ की बात काटते हुए कहा, आप ये साड़ियाँ खुद नहीं पहनना चाहती हैं, इसलिए नैना की माँ को दे रही हैं। माँ ये बात तो ठीक नहीं है, अगर आपको आंटी के लिए साड़ियाँ खरीदनी ही हैं तो हम अभी मार्केट गए थे, आप और साड़ियाँ खरीद लेती। ऐसे अपनी रिजेक्ट साड़ियाँ देना क्या अच्छा लगता है? यशोधरा जी ने प्रियांश की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, बेटा इन औरतों की बातों में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी राधिका और अनीता के लिए ये बहुत कीमती साड़ियाँ हैं, वो चाहेंगी भी तो भी इतनी कीमती साड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। मैं उन्हें अपने रिश्तेदारों को भी दे सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि राधिका और अनीता के पास ज्यादा कपड़े नहीं होंगे, इसलिए उन्हें दे रही हूँ। क्यों नैना, क्या तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगी? नैना ने आंखें उठाकर यशोधरा जी की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं आंटी, क्या फर्क पड़ता है, आपने तो अच्छे इंटेंशन से ही दी है, मैं माँ को दे दूंगी। नैना थैली उठाकर यशोधरा जी को बाय बोलकर घर जाने लगी और प्रियांश उसके पीछे पीछे जाने लगा। प्रियांश ने यशोधरा जी से कहा, इसका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है माँ, कभी तो ये सुहाना की माला जपता है और कभी नैना की, इसको हुआ क्या है? अभी तो इसकी नैना से सगाई भी नहीं हुई और ये अभी से उसका दीवाना हो गया। यशोधरा जी ने तिरछी आंखों से प्रियांश की तरफ देखते हुए कहा, कर लेने तो इससे अपनी मनमानी, एक बार इन दोनों की शादी तो हो जाने दो, फिर देखती हूँ कि इनका प्यार कितने दिन जिंदा रहता है। प्रियांश नैना के पीछे पीछे भागा भागा आया। प्रियांश नैना के पीछे भागा भागा आया था। नैना बाहर निकलकर जाने ही वाली थी कि प्रियांश ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, रुको नैना, ऐसे कहाँ जा रही हो?
बाहर बहुत धूप है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नैना ने अपने गॉगल्स लगाते हुए प्रियांश की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या बात है, आज महानुभाव को धूप दिख रही है? और उस दिन क्या हुआ था प्रियांश, याद है ना तुम्हें, जब मुझे अपने कॉलेज की फीस भरनी थी? प्रियांश ने नैना से कहा, फॉर गॉड सेक नैना, हर वक्त मेरी हर बात में कीड़े मत निकालती रहा करो। वो बात खत्म हो चुकी है, साल हो चुका है उस बात को, और तुम अभी तक उस बात को लेकर बैठी हुई हो। मैं जानता हूँ मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं तुमसे खुद पूछ रहा हूँ, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नैना ने प्रियांश से कहा, प्रियांश प्लीज, तुम तो रहने ही दो, वैसे भी तुम्हें मेरे घर की गलियां कहाँ पसंद है, तुम्हें तो वहाँ बहुत गंदी बदबू आती है ना, एक बार फिर वहाँ जाकर अपना कुछ छोड़ कर आ जाओगे, इसलिए बेहतर है कि मैं कोई टैक्सी लेकर चली जाऊँ। प्रियांश ने नैना के हाथ से थैली लेकर गाड़ी में रखते हुए कहा, अपनी बकबक बंद करो और चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ जाओ। नैना हैरानी से प्रियांश को देख रही थी। प्रियांश दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। उसने नैना से कड़े स्वर में कहा, चलो अब बैठ जाओ, अब तो तुम्हारे लिए दरवाजा भी खोल दिया मैंने, अब क्या करूं, गोद में उठाकर बैठाऊं? नैना ने आंखें तरेर कर प्रियांश की तरफ देखा और फिर गुस्से से गाड़ी में आकर बैठ गई। प्रियांश ने गाड़ी में बैठकर नैना से कहा, नैना अगर तुम्हें माँ की बात बुरी लगी हो तो प्लीज तुम ये साड़ियाँ इसी गाड़ी में छोड़ दो, मैं किसी और को दे दूंगा। तुम आंटी और भाभी के लिए मॉल से कुछ और खरीद लेना, अपनी पसंद से साड़ियाँ ले लेना, 1-2 दिन में हम फिर मॉल चलेंगे। नैना ने प्रियांश की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज प्रियांश, ये अच्छा बनने का ढोंग बंद कर दो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो मैं धोखा नहीं दूंगी। 1 साल तक तुम्हारे साथ आपकी बीवी बनकर रहूंगी, और रही बात मुझे बुरा लगने की, तो मैं क्या क्या बुरा मनाऊंगी प्रियांश? हमारे घर का एक एक खाना तुम्हारे घर का दिया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है कि ये साड़ियाँ भी यशोधरा आंटी की दी हुई है? प्रियांश ने नैना का मुंह ठीक करते हुए पूछा, अच्छा एक बात बताओ, हमारी सगाई में मैं सुहाना को बुला लूं? नैना ने गुस्से से प्रियांश की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि सुहाना को वहाँ देखकर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन खुश हो जाएंगी? प्रियांश ने मुस्कुराते हुए पूछा, वो लोग खुश हो या ना हो, तुम तो खुश होगी ना उसे देखकर। नैना ने एक बार फिर गुस्से से प्रियांश को घूरते हुए कहा, मेरी जूती की हील भी उसे देखकर खुश नहीं होगी। और प्लीज प्रियांश, तुम्हें इतना ही शौक है उसे बुलाने का, तो एक काम करो, तुम अकेले ही सगाई कर लेना, मुझे मत बुलाओ, मुझे भूल जाओ। प्रियांश ने हंसते हुए कहा, मैं मजाक कर रहा था, पर सच कहूं नैना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भले ही मेरी नकली सगाई है, लेकिन सुहाना पर उस दिन क्या गुजरेगी, ये सोच सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नैना ने प्रियांश की तरफ घूरकर कहा, देखो प्रियांश, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मजबूरी में आई हूँ, तो मुझे अपना दोस्त समझकर अपनी दुखभरी प्रेम कहानी मत सुनाओ। मुझे तुम्हारी दुखभरी प्रेम कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। प्रियांश ने नैना से पूछा, दोस्त नहीं हो तो क्या हुआ, कुछ तो हो। नैना ने प्रियांश से कहा, अगर आपके मन में मुझे लेकर कोई भी गलतफहमी है तो उसे दूर कर लो। मेरा और आपका सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता है, और वो है दुश्मनी का रिश्ता। मैं तुम्हें मरते दम तक पसंद नहीं करूंगी प्रियांश, क्योंकि आज मेरे परिवार के जो भी हालात है उसकी जिम्मेदार तुम हो। तुमने हमेशा मुझे नीचा दिखाया। तुम्हें याद नहीं, जिस दिन तुम अमेरिका से वापस लौट कर आए थे, उससे मैं सबसे ज्यादा खुश थी। मुझे लगा था कि मेरे बचपन का दोस्त वापस आ रहा है, मुझसे मिलकर तुम कितने खुश होगे, ये सोच सोचकर मैं खुश हो रही थी। लेकिन तुम तो कुछ और ही बन गए थे प्रियांश। तुमने मेरी कितनी बेइज्जती की थी, सिर्फ इसीलिए ना कि बचपन में तुम्हें अमीर और गरीब का फर्क नहीं पता था, लेकिन बड़े होकर पता चल गया, इसीलिए तुम्हें मुझसे बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया। तो अब इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? तुम तो वही प्रियांश हो ना, और मैं भी वही नैना हूँ। कुछ भी बदला नहीं है, सिवाय इसके कि अब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। प्रियांश हैरानी से नैना की तरफ देख रहा था। उसने गाड़ी में म्यूजिक ऑन कर लिया और फिर वो दोनों रास्ते भर चुपचाप बैठे रहे। प्रियांश ने नैना के घर की गली के बाहर नैना को ड्रॉप कर दिया, और नैना बिना पीछे मुड़कर देखे घर की ओर आ गई। ना ही उसने प्रियांश को घर आने के लिए कहा, और ना ही उससे कुछ और कहा। प्रियांश चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा। फिर जैसे ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, उसने पीछे मुड़कर देखा, शॉपिंग के सारे बैग्स वैसे के वैसे गाड़ी में ही पड़े हुए थे, और नैना घर के अंदर चली गई थी। उन थैलों को देखकर प्रियांश ने अपना माथा पीट लिया। उसे अब नैना के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा। वो मनी मन सोचने लगा, जानबूझकर यहाँ सारे थैले छोड़कर गई है, ताकि एक बार फिर मुझे उसकी गंदी सी गलियों में गुजरना पड़े। ये नैना कभी नहीं सुधरेगी, नागिन कहेगी। प्रियांश का बिल्कुल मन नहीं था कि वो गाड़ी से अपना पैर बाहर निकाले, लेकिन मजबूरी थी। उसने वो सारे थैले अपने दोनों हाथों में जैसे तैसे करके टांगे और गाड़ी से बाहर निकलकर नैना के घर की गली के अंदर जाने लगा। गली में वो पैर उठाकर चल रहा था, बहुत बच कर चल रहा था। अभी नैना घर के अंदर घुसी थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। नैना ने पलटकर देखा। अनीता ने नैना से कहा, तुम बैठो, मैं पानी लाती हूँ, तुम ये पानी पियो, मैं देखती हूँ कौन है। नैना आंगन में चारपाई पर बैठ गई। अचानक उसे याद आया तो उसने अनीता से कहा, ओह नो, मुझे वापस जाना पड़ेगा भाभी, मैं सारे शॉपिंग के बैग तो प्रियांश की गाड़ी में छोड़ाई, कहीं वो वापस ना चला जाए। इतना कहकर नैना भी अनीता के पीछे पीछे भागी। अनीता ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने प्रियांश खड़ा हुआ था और उसके हाथों में ढेर सारे थैले थे। प्रियांश को इस तरह देखकर अनीता को हंसी आ गई। नैना अनीता के पीछे खड़ी हुई थी। प्रियांश ने नैना को घूरते हुए कड़े स्वर में पूछा, अब आप ये थैले मेरे हाथों से लेंगी? नैना ने प्रियांश के हाथों से थैले लेते हुए कहा, तुम क्यों आ गए? मैं आ ही रही थी तुम्हारी गाड़ी की तरफ, पता नहीं कैसे भूल गई। तुम इतनी बकबक करते हो कि बाकी सारी बातें इंसान भूल जाता है। अनीता ने प्रियांश के हाथों से थैले लेते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ कि नैना ये सारे थैले भूल गई, वरना आप तो गाड़ी से ही वापस लौट जाते। अब आ ही गए हैं तो अंदर आ जाइए, आपको अच्छी सी चाय बनाकर पिलाती हूँ। नैना ने अनीता की तरफ देखते हुए कहा, अरे नहीं भाभी, इन्हें जाने दो, वैसे भी इन्हें हमारे घर की चाय कॉफी कुछ पसंद नहीं आएगी। ये लोग महंगी महंगी जगहों पर कॉफी पीने जाते हैं, हम उनके टेस्ट की कॉफी कैसे बना पाएंगे? नैना का ताना सुनकर प्रियांश ने अनीता से कहा, अरे नहीं भाभी, लगता है नैना नहीं चाहती है कि मैं आपके हाथ की कॉफी पीऊँ। नैना ने घूरकर प्रियांश की तरफ देखते हुए पूछा, तुम क्या बात कर रहे हो प्रियांश? क्या तुम सच में भाभी के हाथ की कॉफी पीना चाहते हो? प्रियांश ने नैना से कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो। नैना ने अपना एक हाथ आगे से पीछे की ओर ले जाते हुए व्यंग से कहा, बिल्कुल, तशरीफ लाइए। प्रियांश घर के अंदर मुस्कुराते हुए आ गया और आंगन में बैठ गया। राधिका जी ने प्रियांश को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, आप आ रहे थे तो बता देते, आपके लिए कुछ मंगा लेती। प्रियांश ने राधिका जी से कहा, आंटी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग खाना खाकर आए हैं, बस भाभी ने कॉफी के लिए पूछा तो ऐसे ही रुक गया। अनीता तब तक कॉफी बनाकर ले आई। उसने प्रियांश को कॉफी दी और प्रियांश तसल्ली से बैठकर कॉफी पीने लगा। इतने में यशोधरा जी का फोन आने लगा। प्रियांश ने फोन उठाया।
यशोधरा जी ने प्रियांश से कहा, तुम अभी तक वहीं हो, घर नहीं पहुंचे? प्रियांश ने कॉफी पीते हुए यशोधरा जी से कहा, वो अनीता भाभी ने कॉफी बना दी थी, सोचा कॉफी पीकर ही आऊंगा। यशोधरा जी ने प्रियांश से कहा, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है जो तुम उन लोगों से इतना घुल मिल रहे हो, अब जल्दी से घर आ जाओ, 2 दिन बाद तुम्हारी सगाई है, सारी तैयारियां बाकी पड़ी हैं और तुम हो कि वहां बैठकर आराम से कॉफी के मजे ले रहे हो। प्रियांश ने जल्दी से कॉफी खत्म की और फिर सबको बाय बोलकर वो अपने घर वापस जाने लगा। नैना हैरान थी। प्रियांश से जो कुछ भी उसने गाड़ी में सुना वो सब सुनकर और ये भी देखकर कि प्रियांश कॉफी के लिए उसके घर के अंदर आ गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर प्रियांश के दिमाग में चल क्या रहा है, आखिर प्रियांश को हो क्या गया है, वो इतना बदला बदला क्यों नजर आने लगा है। फिर दूसरे पल नैना ने अपने सारे ख्यालों को दूसरी ओर झटकते हुए अपने आप से कहा, ये सब इसका ड्रामा है, ये अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है ताकि मैं चुपचाप इससे शादी कर लूं बिना किसी नखरे के। अगले दिन प्रियांश नैना के पास आया, उसके हाथ में सगाई के कार्ड थे। उसने नैना से कहा, मैं अपने फ्रेंड्स को कार्ड देने जा रहा हूं, अगर तुम्हें भी किसी को कार्ड देना है तो बता दो, बल्कि मेरे साथ ही चल पड़ो। नैना पहले तो कुछ देर सोचती रही, फिर न जाने उसके मन में क्या आया, उसने प्रियांश से कहा, ठीक है प्रियांश, कुछ देर ठहरो, मुझे अपने कुछ दोस्तों को कार्ड देना है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नैना तैयार हो गई और वो दोनों अपने अपने दोस्तों को कार्ड देने के लिए निकल पड़े। इधर कुंती जी ने अगले 2 दिन बाद की सगाई का मुहूर्त निकलवा दिया था। कुंती जी ने यह फैसला किया था कि सगाई बहुत ही साधारण तरीके से होगी। उन्होंने बस अपने आसपास के 1-2 परिवारों को ही बुलाया था। सगाई बहुत ही साधारण तरीके से घर में हो रही थी, लेकिन उससे 1 दिन पहले दुर्जन सिंह घर आए। वो स्नेहा और अर्जुन की शादी की बात करने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही कुंती जी ने उन्हें ये बताया कि अर्जुन तारा को चाहता है और उसी से शादी करना चाहता है, इस बात से दुर्जन सिंह बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने स्नेहा से कहा, अब तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, जब इन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया तो तुम्हें यहाँ रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्नेहा ने न जाने क्यों वहाँ रुकने का फैसला किया। उसने दुर्जन सिंह से कहा, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगी, जब तक मेरी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती मैं यही रहूंगी। हालांकि कुंती जी और अर्जुन उसके फैसले से हैरान थे, लेकिन फिर अर्जुन को ये लगा कि शायद स्नेहा को ये बात समझ आ गई है कि हम उसे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए स्नेहा ने इस रिश्ते को आसानी से स्वीकार कर लिया। लेकिन स्नेहा के वहाँ रुकने की वजह दूसरी थी। वो अर्जुन और तारा के बीच में गलतफहमियां डालने के लिए वहाँ रुकी हुई थी, क्योंकि वो इतनी आसानी से उन दोनों का रिश्ता स्वीकार नहीं कर सकती थी। खैर, आज तारा और अर्जुन की सगाई थी। कुंती जी ने सुबह से ही पूरा घर सिर पर उठा रखा था। फूल वाले आ गए और सजावट होने लगी। कुंती जी ने अपनी अलमारी से अपनी शादी की साड़ी निकालकर तारा को देते हुए कहा, ये हमारी शादी की साड़ी है, बापूजी ने हमें खरीद कर दी थी और कहा था कि जब हम यहाँ आ जाएंगे तो वो यहाँ पर एक फंक्शन रखेंगे जिसमें हमें ये साड़ी पहननी होगी। लेकिन यहाँ आकर तो सब कुछ उथल पुथल हो गया था ना वो फंक्शन हुआ, ना नई साड़ी पहनने का मौका मिला। बाबूजी ने अपनी पसंद से बनारस के बुनकरों से ये साड़ी बनवाई थी। अगर तुम्हें पसंद हो और तुम्हें कोई एतराज ना हो तो हम चाहेंगे कि तुम ये साड़ी पहनो, क्योंकि ये साड़ी तब से अब तक वैसी ही रखी है, हमने इसे छुआ भी नहीं है। तारा ने उस साड़ी को देखा, पीले रंग की बनारसी साड़ी जिसमें लाल रंग के रेशम का काम था। तारा को एक नजर में ही वो साड़ी बहुत पसंद आ गई। तारा ने खुश होते हुए साड़ी अपने हाथ में ले ली और कुंती जी से कहा, ये साड़ी बहुत खूबसूरत है माँ, मैं ये साड़ी जरूर पहनूंगी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी सगाई पर इतनी महंगी साड़ी पहनूंगी। कुंती जी ने मुस्कुराते हुए तारा को देखा और फिर अपनी अलमारी खोलकर उसमें से बहुत खूबसूरत हार निकाला, बिल्कुल रानी महारानी वाला खूबसूरत हार। कुंती जी ने तारा को वो हार दिखाते हुए कहा, ये हमारा खानदानी हार है तारा, हमसे पहले हमारी सासू माँ को ये हार मिला था और उनसे पहले उनकी सासू माँ को, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी ये हार हम अपनी अपनी बहुओं को देते जा रहे हैं। हमें तो ये हार भी पहनने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमारी सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करो। हम चाहते हैं कि हमारी बहू हमेशा सज धज कर रहे और दुनिया में सबसे खूबसूरत नजर आए, हमेशा खिलखिलाती रहे, महकती रहे और दूसरों को खुशियां देती रहे। तारा ने कुंती जी के दिए कीमती हार देखकर कुंती जी से कहा, माँ ये बहुत कीमती हार है, पता नहीं मैं इसे संभाल भी पाऊंगी या नहीं। कुंती जी ने तारा से कहा, तुम सब कुछ संभाल लोगी तारा, तुमने हमारे इतने बड़े घर को संभाल लिया है तो इस हार की बात ही क्या है। तुम एक बहुत समझदार लड़की हो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें ये हार पहनने में संकोच हो रहा है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हारा, लेकिन तारा, हमारी ये तिजोरी, हमारे ये गहने, ये कपड़े और हमारा ये पूरा घर, आज से सब कुछ तुम्हारा है। बस अब तुम्हें इसकी देख रेख करनी है और इसके साथ साथ इसमें रहने वाले लोगों की भी। तारा ने कुंती जी के हाथ से वो हार ले लिया और उसे ध्यान से देखने लगी। वो मनी मन सोच रही थी, क्या सचमुच ये मैं ही हूँ? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत में ये भी सब लिखा होगा। मुझे तो लगता था कि मेरी शादी में एक जोड़ी साड़ी और एक आध पतली सी चेन भी मुझे मिल जाए तो ही बहुत होगा, लेकिन इन लोगों ने तो अपना दिल निकाल कर रख दिया। मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि कभी इन लोगों को परेशान नहीं होने दूंगी, हमेशा जी जान से इन लोगों की सेवा करूंगी। तारा सोच में डूबी हुई थी। तारा को सोच में डूबा हुआ देखकर कुंती जी ने उससे कहा, अब आप जाइए और तैयार हो जाइए, हमने बगल से पार्लर वाली बुलाई है, हमने सुना है काफी अच्छा मेकअप करती है, वो आ गई होगी, आपके कमरे में बैठी होगी, आप जाइए और तैयार हो जाइए, कुछ ही देर में पंडित जी भी आते होंगे और सारे मेहमान भी, फिर हम सगाई की रस्म शुरू करते हैं। तारा ने कुंती जी से खुश होते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं सारा सामान लेकर जा रही हूँ, लेकिन ये हार यहीं छोड़ रही हूँ, जब मैं तैयार हो जाऊंगी तब आपके हाथ से ये हार पहनूंगी, अभी आप इसे संभाल कर अंदर ही रख दीजिए। कुंती जी ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया और तारा अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में वो तैयार होकर बाहर आई। उस पीले रंग की बनारसी साड़ी में तारा का रूप आज ऐसा चढ़ा था कि पूछो मत। सचमुच आज तारा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका हल्का सांवला रंग उस पीली साड़ी की चमक से बिल्कुल सोने सा लगने लगा था। उसने बालों का खूबसूरत सा जूड़ा और जूड़े में गजरा लगाया हुआ था, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे, माथे पर एक छोटी गोल बिंदी और आंखों में मोटा मोटा काजल। तारा आज भला की खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही तारा तैयार होकर कमरे से बाहर आई, कुंती जी उसे देखकर हैरान रह गई। उन्होंने उसकी बलाएं लेते हुए कहा, आप तो आज बेइंतहा खूबसूरत लग रही है तारा, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतनी खूबसूरत है। अब तो तय हो गया कि शादी के बाद आप रोज ऐसे ही नई नई साड़ियां पहनकर हमें दिखाएंगी। हमारी आंखें जब तक आपको देखकर भर नहीं जाएंगी तब तक हम रोज नई नई साड़ियां लाकर आपको देंगे। हम चाहते हैं हमारी बहू सबसे खूबसूरत दिखे और हमेशा सजी धजी रहे। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो माँ, इन्होंने मुझे कितनी सुंदर मेहंदी भी लगा दी है, और ये देखिए ये चूड़ियाँ, मैंने इनसे कहा तो ये तुरंत ही अपने पार्लर से मैचिंग की चूड़ियाँ ले आई। ये पीले और लाल रंग की चूड़ियाँ कितनी खूबसूरत लग रही है ना माँ। तारा एक बच्ची की तरह खुश हो रही थी और अपना श्रृंगार और अपने गहने कुंती जी को दिखा रही थी। कुंती जी भी इस बात